हेलो, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से जॉब्स क्रिएटर में। तो दोस्तों आज की वीडियो बेस्ड रहेगी यूपीएससी एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर आती है। इसके ऊपर अकाउंट्स ऑफिसर और एनफोर्समेंट ऑफिसर की जो नई पोस्ट निकली हैं, 450 के करीब ये पोस्ट नई निकली हैं, उसी का ये पुराना पेपर है। 2021 का ये पुराना सॉल्व्ड पेपर है। जेएंडके के जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा अल्टरनेटिव है। तो इस पेपर को आज हम सॉल्व करेंगे। आप सबको मेरे साथ अंत तक बने रहना है और आखिर में ये बताना है कि कितने क्वेश्चंस आपके सही रहे हैं पूरे के पूरे पेपर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इस पेपर का पैटर्न जिस हिसाब से आपने देखा ही होगा कि टोटल इसमें 120 क्वेश्चंस आएंगे। 120 क्वेश्चंस, हर एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का रहेगा और नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगी, यानी कि टोटल जो मार्क्स रहेंगे इस पेपर के वो रहेंगे 300 और इंटरव्यू के आपके मार्क्स रहेंगे 100। आउट ऑफ 400 आपको स्कोर करना पड़ेगा। और ये जो पेपर है इसमें 120 क्वेश्चंस में से आपके जो पार्ट्स रहेंगे, 2 पार्ट्स में ये क्वेश्चन पेपर आपको आएगा। पहला पार्ट इंग्लिश का रहेगा और पार्ट बी में हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कंप्यूटर साइंस, मैथ, करंट अफेयर्स, ये सब रहेगा। आपने सिलेबस देखा होगा। तो ये वाला जो पेपर है ये सब हम क्वेश्चंस एक एक करके सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि किस हिसाब का पैटर्न है, किस हिसाब से क्वेश्चन पेपर सेट किया जाता है। यूपीएससी ईपीएफओ का एओ और ईओ का ये पेपर है। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे पार्ट ए से। तो हमारे पास क्वेश्चंस आ चुके हैं, ये भी अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। साइनोनियम्स, सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 1 में आपको साइनोनियम्स करने हैं। यहाँ पर नियरेस्ट इन मीनिंग आपको क्या करना है, ये जो सेंटेंस दिए गए हैं इसमें से जो भी आपको यहाँ पर ऑप्शंस हैं उसमें नियरेस्ट मीनिंग जो रहेगा वो आपको चुनना है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। यहाँ पर आपको पूछा गया है, टुडे द न्यूज़पेपर इज़ फुल ऑफ कार्नेज एंड वायलेंस। तो यहाँ पर आपको अंडरलाइंड वर्ड जो है कार्नेज, इसका साइनोनियम बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शंस आपके पास ब्लडशेड, लस्ट, कंसर्न और सटायर दिया है। तो इसका सही आंसर आपको पता है कि कार्नेज का मतलब होता है ब्लडशेड। तो इसका पहले का सही आंसर है ए ऑप्शन। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है। यहाँ पर द रिलीजियस गिफ्ट दैट मेक्स मैन ह्यूमन इज स्टिल अलाइव इन इंडियन सोल्स। तो दोस्तों इस सेंटेंस में आपको रिलीजियस का आपको यहाँ पर साइनोनियम बताना है। तो रिलीजियस गिफ्ट दैट मेक्स मैन ह्यूमन इज स्टिल अलाइव इन इंडियन सोल्स, इसका सही जो आंसर है आपको देना है। आप जल्दी से आंसर दे दीजिए। इसका सही आंसर है, रिलीजियस का जो साइनोनियम है यहाँ पर स्पिरिचुअल आएगा, यानी कि रिलीजियस और स्पिरिचुअल दोनों चीज़ें रिलेटेड होती हैं। तो स्पिरिचुअल गिफ्ट दैट मेक्स मैन ह्यूमन इज स्टिल अलाइव इन इंडियन सोल, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको दिया गया है, इट इज़ डिफिकल्ट फॉर अस टू इमेजिन हाउ मच दिस सेफ्टी मीन्स टू एवरीवन। तो यहाँ पर इमेजिन का आपको साइनोनियम बताना है। तो इमेजिन का मतलब होता है, क्लोजेस्ट मीनिंग इसका बनेगा यहाँ पर सोचना, यानी कि थिंक। 3 का सही आंसर आएगा सी ऑप्शन। 4th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर आपको इस तरीके से दिया गया है, पब्लिक सर्विसेज इज नॉट मेयरली समथिंग दैट ऑक्यूपाइज द आवर्स यू आर डूइंग इट बट इन्वेड्स ऑल योर लाइफ एंड एक्सपीरियंस एंड अफेक्ट्स देम इन वन वे और द अदर। तो यहाँ पर इन्वेड्स का यहाँ पर आपको साइनोनियम बताना है, बट इन्वेड्स ऑल योर लाइफ एंड एक्सपीरियंस। इन्वेड्स यहाँ पर आपको सेंटेंस के हिसाब से आपको बताना है कि इस यहाँ पर इन्वेड का मीनिंग क्या रहेगा। प्रिजर्व्स, डिमोलिशेस, कवर्स या स्पॉइल्स। तो यहाँ पर सबसे अच्छा मीनिंग जो इस पूरे सेंटेंस को सही सेंस देता है, तो यहाँ पर सही आंसर इसका बनेगा सी ऑप्शन, कवर्स। यानी कि पब्लिक सर्विस इज नॉट मेयरली समथिंग दैट ऑक्युपाइज द आवर्स यू आर डूइंग इट बट कवर्स ऑल योर लाइफ एंड एक्सपीरियंस एंड अफेक्ट्स देम इन वन वे और द अदर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपको दिया गया है, ही वॉज इन द अर्ली पार्ट ऑफ द 20th सेंचुरी अ स्टाउंच नेशनलिस्ट ऑफ द लिबरल फोल्ड। तो यहाँ पर लिबरल का मीनिंग बताना है। तो लिबरल का यहाँ पर क्लोजेस्ट मीनिंग जो बनेगा वो बनेगा टॉलरेंट। 5th का डी ऑप्शन सही आंसर है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको अब दिया गया है, स्पॉटिंग द एरर्स आपको स्पॉट करने हैं। तो यहाँ पर जिस हिसाब से आपको सेंटेंस दिए हैं, ये 4 पार्ट्स में सेंटेंस को यहाँ पर डिवाइड किया गया है।
तो यहाँ पर आपको बताना है कि किस पार्ट में आपको एरर दिख रहा है। अगर आपको एरर नहीं दिख रहा है तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर बनेगा, नो एरर रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है, नाइदर द सर्वेंट्स नॉर द क्लर्क हैज़ डन दिस। तो यहाँ पर आपको क्या लग रहा है कि इसका क्या आंसर रहेगा? दोस्तों यहाँ पर जो आंसर रहेगा, यहाँ पर कोई भी एरर नहीं है, नाइदर द सर्वेंट्स नॉर द क्लर्क हैज़ डन दिस, तो यहाँ पर नो एरर आएगा, यानी कि डी ऑप्शन सही आंसर आएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको दिया गया है, द कार विच वेंट पास्ट अस when we were driving on the highway must have been doing at least 100 miles an hour। तो यहाँ पर जो एरर रहेगा, एरर कहाँ पे है, यहाँ पर सी ऑप्शन में एरर है, यहाँ पर आना चाहिए था मस्ट हैड बीन डूइंग एटलीस्ट 100 माइल्स एन आवर। तो यहाँ पर सी ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर एरर आपको देखना है कि कहाँ पर एरर है। राजू विल बी बैक होम इन एन ईयर आफ्टर हिज स्टे अब्रॉड। तो यहाँ पर इन एन ईयर नहीं आएगा, इन अ ईयर आएगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा, यहाँ पर एरर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 में आई हैव मच वर्क टू डू, नो एरर, या एरर किस पार्ट में आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर है, कोई भी एरर इसमें नहीं है, डी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। साइकोलॉजी डिड नॉट डेवलप इनटू अ साइंस बेस्ड ऑफ केयरफुल ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन अंटिल द लेट 1800s। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कहाँ पर एरर आपको लग रहा है। तो यहाँ पर एरर है बेस्ड ऑफ की जगह बेस्ड ऑन आएगा, तो बी पार्ट में यहाँ पर एरर है, तो बी यहाँ पर आंसर रहेगा। इसी के साथ नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर अब आपको फिल इन द ब्लैंक्स को आपको फिल करना है। तो यहाँ पर आपको कोई भी प्रपोजिशन, कोई भी आर्टिकल्स या फिर टेंसेस के ज़रिए से आपको यहाँ पर ये ब्लैंक्स फिल करने हैं। तो अब यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है, यहाँ पर आपको सेंटेंस इस प्रकार से दिया गया है, इट्स टाइम यू वेंट आउट एंड डैश यूर ओन लिविंग। इट्स टाइम यू वेंट आउट एंड अर्न यूर ओन लिविंग। तो यहाँ पर अर्न आएगा, ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको पूछा गया है, एलिफेंट फेल इनटू अ डैश द हंटर्स हैड सेट। एलिफेंट फेल इनटू अ ट्रैप, बी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर रहेगा, द हंटर्स हैड सेट। द ड्रेस इजंट रियली टाइट, इट विल डैश व्हेन यू हैव worn it। द ड्रेस इजंट रियली टाइट, इट विल स्ट्रेच व्हेन यू हैव worn it। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा 13th का। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपको पूछा गया है, with his back to the old man he stood at the window, fists clenched and his shoulder dashed with his choked sobbing। तो यहाँ पर जो सही आंसर रहेगा, and his shoulder shivered with his choked sobbing, ए ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर रहेगा। आई होप आपने सही आंसर चुना होगा इनमें से। 15th का यहाँ पर आपको बताना है कि इसका आंसर क्या रहेगा। bereaved mother proudly received the gallantry award dash her brave son who had laid down his life in the recent war। तो यहाँ पर आएगा, the bereaved mother proudly received the gallantry award on behalf of her brave son who had laid down his life in the recent war। तो 15th का सही आंसर रहेगा सी ऑप्शन। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, जो ये यूपीएससी ईपीएफओ का पूरा पेपर है, ये तो हम सॉल्व करेंगे ही। इसके साथ साथ जो नेक्स्ट इस चैनल पर आपके जो भी सेशंस रहेंगे यूपीएससी ईपीएफओ के ऊपर, लगातार मैं इस चैनल पर वीडियोस अपलोड करूँगा रिलेटेड टू सिलेबस। जो भी सिलेबस रहेगा उसके सारे एमसीक्यूज़ यहाँ पर मिलेंगे आपको। और साथ ही साथ आप मुझको कमेंट्स में ये ज़रूर बताइएगा कि मॉक टेस्ट जो यूपीएससी ईपीएफओ से रिलेटेड हैं आपको फ्री में मैं अवेलेबल कराऊंगा यूट्यूब पे ही। और साथ ही साथ यहाँ पर सारे के सारे मॉक टेस्ट आपको पीडीएफ की फॉर्म में भी मिलेंगे, वो भी आपको मैं तब बताऊंगा कि कहाँ पर ये आपको मिलेगा। तो इसी के साथ अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर आपको एंटोनियम्स यहाँ पर सॉल्व करने हैं।
पूरे सेंटेंस को अच्छे से पढ़िएगा। उसके बाद जो भी यहाँ पर अंडरलाइन वर्ड है उसका आपको एंटोनियम बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 में यहाँ पर आपको बताया गया है शी ऑलवेज ऑर्गेनाइजेज लैविश पार्टीज ऑन बर्थडेज। तो यहाँ पर लैविश यानी कि वेरी एक्सपेंसिव पार्टीज़ करती है वो लड़की अपने बर्थडेज पे। तो यहाँ पर इसका अपोजिट जो मीनिंग रहेगा वो रहेगा फ्रूगल यानी कि सस्ता। ए ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। सोल्जर वॉज ग्रेटली प्रेज्ड फॉर हिज वेलवर। वेलवर होता है ही इज़ वेरी ब्रेव। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर रहेगा वो रहेगा 17th का अपोजिट वर्ड रहेगा वेल्यूअर का, वो रहेगा बी ऑप्शन यानी कि कवर्टिस। दीज रीजन्स आर वेरी फर्टाइल दीज रीजन्स आर वेरी फर्टाइल। रीजन्स के बारे में बात कर रहा है तो फर्टाइल रीजन्स का मतलब क्या है, उपजाऊ ज़मीन। तो उपजाऊ ज़मीन का अपोजिट क्या रहेगा, वो रहेगा एरिड। बी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं स्टीराइल में और एरिड में, तो यहाँ पर आपको अच्छे से सेंटेंस के हिसाब से देखना पड़ेगा कि इसका मीनिंग क्या बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको क्या पूछा गया है, सम सिख इमिग्रेंट्स वर डिटेन्ड एट द एयरपोर्ट। इमिग्रेंट्स होते हैं जो बाहर से लोग आते हैं, ओके। तो दे वर डिटेन्ड एट द एयरपोर्ट, तो इसका अपोजिट क्या रहेगा, तो अपोजिट क्या रहेगा, नेटिव्स, जो वहाँ के रहने वाले हैं। बी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। इजी जो है इंग्लिश का बिल्कुल जो 20 क्वेश्चंस होते हैं उतने ज़्यादा डिफिकल्ट एंटोनिम्स एंटोनिम्स भी नहीं रहते हैं, पर आपको डिफिकल्ट भी आ सकते हैं। इसके लिए आपको लगातार आपको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए और वहाँ से आपका एक तो करंट अफेयर्स भी कवर हो जाएगा, साथ ही साथ यहाँ पर एंटोनियम्स साइनोनियम्स सब कुछ यहाँ से आपको जो डिफ़िकल्ट मीनिंग्स वर्ड्स होते हैं वो आपको वहाँ से कवर हो जाएंगे। तो द क्वेश्चंस वर सो एलिमेंट्री दैट एनी वन कुड पास द टेस्ट। तो 20th क्वेश्चन है, इसका एलिमेंट्री का आपको अपोजिट बताना है। तो एलिमेंट्री का अपोजिट क्या है, अपोजिट है इसका एडवांस्ड। एडवांस बहुत ही ज़्यादा टफ। ओके, तो ये 20 क्वेश्चंस हो गए इंग्लिश के। अब हम नेक्स्ट सेक्शन की तरफ मूव करते हैं। अब हमारा पार्ट 2 रहेगा और पार्ट 2 में क्या रहेगा, पार्ट 2 यानी कि पार्ट बी यहाँ पर दिया गया है। पार्ट बी में हर तरीके के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। यहाँ पर हिस्ट्री से लेकर इकोनॉमी, पॉलिटी, अकाउंट्स, कंप्यूटर साइंस सब जो है आपको मैथमेटिक्स, रीजनिंग सब कुछ यहाँ पर अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। हर सेक्शन को बहुत ही अच्छा वेटेज, बिल्कुल इक्वल तरीके का वेटेज दिया गया है। तो आप किसी भी सेक्शन को आप छोड़ेंगे नहीं अगर आपको ये क्वालिफाई करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं। क्या इस क्वेश्चन में दिया गया है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 में आपको मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ और आंसर करना है यूजिंग द कोड बिलो। तो यहाँ पर लिस्ट 1 इस तरीके से दी गई है, क्लोजर, उसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है आगे, और आपको ये करना है कि जो परफेक्ट आपको एक्सप्लेनेशन लगती है उसके साथ मैच करना है और कोड्स को आगे मैच करना है। क्लोजर का यहाँ पर फिर वर्कमैन, स्ट्राइक और लॉकआउट का आपको बताना है। तो क्लोजर का यहाँ पर सबसे अच्छा एक्सप्लेनेशन क्या मिलेगा देखते हैं। परमानेंट क्लोजिंग डाउन ऑफ अ प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो क्लोजर का सही मीनिंग यही होता है कि परमानेंटली जो क्लोज करते हैं हम किसी भी प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट का कोई भी जगह जो कि जब परमानेंटली क्लोज हो जाता है उसको क्लोजर बोलते हैं। वर्कमैन क्या होता है, वर्कमैन होता है यहाँ पर एनी पर्सन्स, यहाँ पर आएगा वर्कमैन के। इसका आंसर जो हम सीधे देख लेते हैं कि आंसर क्या है, उसके बाद हम सीधे इसके ऊपर मैच कर लेते हैं। तो इसका आंसर ए ऑप्शन है। तो यहाँ पर पहले का तो 1 है, बी का यहाँ पर 2 ही है, यानी कि एनी पर्सन एम्प्लॉयड इन एनी इंडस्ट्री टू डू स्किल्ड अनस्किल्ड और मैनुअल वर्क। वर्कमैन वही होता है क्योंकि जो भी इंडस्ट्री में स्किल्ड अनस्किल्ड मैनुअल वर्कर्स होते हैं उनको वर्कमैन कहा जाता है। स्ट्राइक आपको पता ही है, स्ट्राइक क्या होता है, सिसेशन ऑफ वर्क बाय एम्प्लॉयज़, यानी कि सीज कर देते हैं वो काम करना, ओके। एंड लॉकआउट क्या होता है, लॉकआउट होता है टेम्परेरी क्लोजिंग डाउन ऑफ वर्क प्लेस बाय द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट अगर टेम्परेरी समय के लिए क्लोज करती है वर्क प्लेस को, उसको हम लॉकआउट कहते हैं। तो ये इस तरीके से आपको करना है। तो ये सब केस, ये जो इस तरीके के क्वेश्चन है इंडस्ट्रियल रिलेशंस आपके सिलेबस में है, लेबर लॉज वगैरह, वहाँ से आपको ये सब करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ एन एडोलेसेंट एज पर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948। फैक्ट्रीज एक्ट यहाँ पर आपको पढ़ना पड़ेगा, हर चीज़ जो है इंडस्ट्री से रिलेटेड वो चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे एग्जाम में।
व्हाट इज एन एडोलेसेंट एज पर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948? एडोलेसेंट का मीनिंग क्या है एज पर फैक्ट्रीज एक्ट 1948? तो यहाँ पर एडोलेसेंट का मीनिंग है, चारों में से आपको चुनना है। तो सही आंसर बताता हूँ, सही आंसर है इसका क्या है, सही आंसर है ए ऑप्शन, हु हैज़ कंप्लीटेड 15 ईयर्स ऑफ एज बट इज लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज। तो इस 15 और 18 ईयर्स के बीच में जो भी लोग आते हैं उनको हम एडोलेसेंट एज में कहते हैं कि वो हैं। ओके, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। दोस्तों यहां पर आपको पूछा गया है व्हाट इज अ कंट्रोल्ड इंडस्ट्री। चार ऑप्शंस को पढ़ लीजिए, फिर आपको आसानी से आपको आंसर मिल जाएगा, ज़्यादा टफ नहीं है। पहला जो ऑप्शन है यहां पर दिया गया है, एनी इंडस्ट्री दैट कंट्रोल ऑफ विच बाय द यूनियन हैज़ बीन डिक्लेयर्ड बाय एनी सेंट्रल एक्ट टू बी एक्सपीडियंट इन द पब्लिक इंटरेस्ट। एनी इंडस्ट्री द कंट्रोल ऑफ विच बाय द स्टेट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड बाय एनी स्टेट एक्ट, यहाँ पर स्टेट एक्ट के द्वारा है, वो पहले वाले में सेंट्रल एक्ट के द्वारा था, टू बी एक्सपीडियंट इन द पब्लिक इंटरेस्ट, ये है। फिर नेक्स्ट है एनी इंडस्ट्री द कंट्रोल ऑफ विच बाय द म्यूनिसिपल बॉडीज, यहाँ पर म्यूनिसिपल बॉडीज है, हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एनी म्यूनिसिपल रूल्स टू बी एक्सपीडियंट इन पब्लिक इंटरेस्ट। ओके, फिर आपको फोर्थ ऑप्शन दिया गया है, एनी इंडस्ट्री द कंट्रोल ऑफ विच बाय द स्टेट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड बाय एनी सेंट्रल एक्ट टू बी एक्सपीडियंट इन द पब्लिक इंटरेस्ट। यहाँ पर सही आंसर इसका पहला ही सही आंसर है, यानी कि कोई भी इंडस्ट्री जिसका कंट्रोल जो रहेगा यूनियन द्वारा रहेगा और इसको डिक्लेयर कौन करेगा, सेंट्रल एक्ट, एक सेंट्रल पार्लियामेंट से एक एक्ट जो होगा उसके जरिए से ये डिक्लेयर रहेगा टू बी एक्सपीडियंट इन द पब्लिक इंटरेस्ट में, एंड इट इज कॉल्ड कंट्रोल्ड इंडस्ट्री। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। व्हाट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड फॉर अ रजिस्ट्रेशन ऑफ अ ट्रेड यूनियन? ट्रेड यूनियन की रजिस्ट्रेशन के लिए, एक ट्रेड यूनियन बनाने के लिए, उसको रजिस्टर करने के लिए कितने मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड रहते हैं? 2, 3, 7 और 10। तो मिनिमम मेंबर्स जो रहते हैं वो रहते हैं 7 मेंबर्स फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ अ ट्रेड यूनियन। 25th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपको इस प्रकार से आपको पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्यूट्स इज और आर कंसिडर्ड एज ट्रेड डिस्प्यूट्स अंडर द प्रोविजन ऑफ द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926? ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के तहत इनमें से कौन सा डिस्प्यूट ट्रेड डिस्प्यूट माना जाता है? एनी डिस्प्यूट ऑफ एनी पर्सन कनेक्टेड विद एम्प्लॉयमेंट, नॉन एम्प्लॉयमेंट या फिर कंडीशंस ऑफ लेबर। इन तीनों में से आपको बताना है, कोड नीचे आपको दिया गया है 1 ओनली, 2, 3, 1, 2, 3 या 1, 3। तो इन तीनों में से कौन सा डिस्प्यूट माना जाता है कनेक्टेड विद एम्प्लॉयमेंट या फिर नॉन एम्प्लॉयमेंट या फिर कंडीशंस ऑफ लेबर? तो यहाँ पर सही आंसर जो है वो है सी ऑप्शन, यानी कि तीनों के तीनों 1, 2, 3 ये तीनों डिस्प्यूट्स में आते हैं, ट्रेड डिस्प्यूट्स में आते हैं अंडर ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर 26th क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर? तो ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा लैंग्वेज को ट्रांसलेट नहीं करता है, यानी जो कंप्यूटर की लैंग्वेजेस होती हैं उसको ट्रांसलेट कौन सा यहाँ पर नहीं करता? असेंबलर, लिंकर, इंटरप्रेटर या कंपाइलर? सही आंसर है क्या? सही आंसर है 26 का बी ऑप्शन, लिंकर। यानी कि असेंबलर, इंटरप्रेटर, कंपाइलर, ये आपको पता होगा कि सारी लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स होते हैं। तो डिफरेंट लैंग्वेजेस जो होती है कंप्यूटर लैंग्वेज, उसको ये ट्रांसलेट करते हैं डिफरेंट सिंपल लैंग्वेज में, जो कि नॉर्मली ह्यूमन इंटरप्रेट कर सकता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर अब पूछा गया है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? अ डिवाइस ड्राइवर ऑफ आउटपुट डिवाइसेस, डिवाइस ड्राइवर ऑफ आउटपुट डिवाइसेस, यहाँ पर आगे इसका दिया गया है कि ये क्या करता है, इंटरप्रेट्स इनपुट प्रोवाइडेड बाय यूजर्स इनटू कंप्यूटर यूजल फॉर्म, यानी कि ये इंटरप्रेट करता है इनपुट जो प्रोवाइड किया गया होता है यूजर्स द्वारा यूजबल फॉर्म में, कंप्यूटर यूजबल फॉर्म में, या फिर डिवाइस ड्राइवर आउटपुट डिवाइसेस का इंटरप्रेट करता है कंप्यूटर आउटपुट को इनटू यूजर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म, या फिर ट्रांसलेट करता है यूजर इनपुट्स को आउटपुट डिवाइसेस में, या फिर फैसिलिटेट करता है यूजर को कम्युनिकेट करने के लिए आउटपुट डिवाइसेस से। तो यहाँ पर सही आंसर जो रहेगा सी ऑप्शन इसका सही आंसर है कि डिवाइस ड्राइवर आउटपुट डिवाइसेस का ट्रांसलेट करता है इनपुट्स को इनटू आउटपुट डिवाइस। ओके, 28 की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रजिस्टर्स इज यूज टू कीप ट्रैक ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड? इनमें से कौन सा रजिस्टर जो है कि ट्रैक रखता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का जो कि एग्जीक्यूट होनी होती है? इसका सही आंसर रहेगा, चारों ऑप्शंस देख लीजिए, सही आंसर है इसका सी ऑप्शन, प्रोग्राम काउंटर। ये क्या करता है? रजिस्टर होता है जो कि ट्रैक रखता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का जो भी एग्जीक्यूट होनी होती है।
तो प्रोग्राम काउंटर में ये रहती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपको क्या पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑडियो फाइल फॉर्मेट। ऑडियो फाइल फॉर्मेट इनमें से कौन सा नहीं है, MIDI, WAV, SWF, MPEG। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो सही आंसर है वो है सी ऑप्शन, SWF। SWF क्या है, ये एक मैक्रोमीडिया फाइल है और इसमें एक मैक्रोमीडिया एक्सटेंशन फाइल की तरह ये होता है। तो इसका सही आंसर सी ऑप्शन ही बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में आपको पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिनोट्स अ सीक्वेंशियल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट इज यूज्ड टू स्टोर वन बिट ऑफ इन्फॉर्मेशन। इनमें से कौन सा सीक्वेंशियल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को डिनोट करता है जो कि यूज किया जाता है वन बिट इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, रजिस्टर, ट्रांजिस्टर, फ्लिप फ्लॉप या फिर कैपेसिटर। तो इनमें से वन बिट इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सीक्वेंशियल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इस्तेमाल होता है, वो होता है फ्लिप फ्लॉप। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। ये क्या का है, एक ये सिंगल जो बाइनरी बिट रहता है उसको स्टोर करता है, यानी कि 1 और 0 जो बिट होता है उसको ये स्टोर होता है, ऑन ऑफ 1 और 0 उसको स्टोर करता है। एंड इसमें दो मतलब स्टेबल स्टेट्स को ये इसमें होती है और ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर स्टोर करता है इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज निर्गुणा भक्ति रेफर्स टू। निर्गुणा भक्ति किसको रेफर करती है, निर्गुणा भक्ति। सही आंसर आपको बताना है, जल्दी से बता दीजिए दोस्तों। इसका सही आंसर एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ गॉड वर्शिप। तो भक्ति मूवमेंट से ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है, तो वो भी आपको हिस्ट्री में आपको करनी पड़ेगी। ये सब मिडल हिस्ट्री से लेकर आप एंड मॉडर्न हिस्ट्री तक आप पढ़ेंगे। ज़्यादातर आपको मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस पाए जाएंगे, पर कुछ जो है 1500s के बाद आपको फैक्ट्स करने पड़ेंगे। तो निर्गुणा भक्ति यानी कि एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ गॉड वर्शिप। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं। व्हाट डिड N.A. अकबरी सीक टू प्रमोट विद इन द फ्रंटियर्स ऑफ मुगल स्टेट। तो यहाँ पर N.A. अकबरी जो है एक बुक है, ये एक्चुअल में अबुल फजल इबन मुबारक ने ये रिकॉर्ड किया है। एक इन्फॉर्मेशन इसमें रिकॉर्ड की है अबाउट पीपल और जो सोसाइटी मुग़ल एम्पायर, मुग़ल रजीम के दौरान थी, अकबर के पीरियड के दौरान। तो इसने यहाँ पर इसमें रिकॉर्ड किया है N.A. अकबरी में। किसने, अबुल फजल इबन मुबारक ने। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इट सीक्स टू प्रमोट विद इन द फ्रंटियर्स ऑफ द मुगल स्टेट। क्या सीख करते हैं ये, सोशल डिसहार्मनी इन्फ्यूज्ड बाय द विम्स ऑफ नोबिलिटी, सिसेशन ऑफ द प्रोविंशियल यूनिट्स फ्रॉम सेंट्रल रूल, या फिर सोशल हार्मनी विद सपोर्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग रूलिंग क्लास, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रूल ऑफ रूरल रिपब्लिक्स बाय ओवरथ्रोइंग द मुगल सुजर्निटी। तो इसका सही आंसर जो है दोस्तों, सही आंसर 32 का सी ऑप्शन। ये सोशल हार्मनी को दिखाता है, प्रमोट कर। इस बुक में ये कहा गया है कि सोशल हार्मनी विद सपोर्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग रूलिंग क्लॉस के सपोर्ट से सोशल हार्मनी इसके ज़रिए दिखाई गई है ऑफ मुगल स्टेट। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं। गांधी जीज साल्ट मार्च टू डांडी वॉज स्टार्टेड फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। इनमें से किस जगह से जो डांडी मार्च है वो स्टार्ट हुआ था, वो आपको बताना है। तो ये आपका इजी क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर है साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुआ था। आपको पता है कि इसकी डेट जो है आपको याद रखनी पड़ेगी, हर एक डेट्स आपको पता होनी चाहिए, तभी आपको अच्छे मार्क्स यहाँ पर ले पाओगे। 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ था साल्ट मार्च। एक सिविल डिसोबीडियंस था लोगों का अगेंस्ट जो एक्स्ट्रा टैक्स लिया जा रहा था सॉल्ट के ऊपर, तो गांधी जी ने इस मार्च को किया था। एंड 6 अप्रैल 1930 को साल्ट मार्च ख़त्म हुआ था। इसको साल्ट सत्याग्रह भी कहते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ द सोशलिस्ट ग्रुप इन द कांग्रेस पार्टी। इनमें से कौन सा मेंबर नहीं था किसका, सोशलिस्ट ग्रुप का विद इन कांग्रेस पार्टी। सोशलिस्ट ग्रुप क्या है ये आपको पता होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के अंदर ही सोशलिस्ट ग्रुप बना था, जिसको हम ये कहते हैं कि कांग्रेस की सोशल पार्टी कहते हैं। तो ये क्या थी, सोशलिस्ट ग्रुप था इन इंडियन नेशनल कांग्रेस। 1934 में एक्चुअल में ये फाउंड हुआ था। और इसने क्या किया था, इसने रिजेक्ट किया था जो भी सारे एंटी रैशनल मिस्टिसिज्म एंड गांधी जी के जो थे उसके थोड़े बहुत कुछ चीज़ें उसके अपोज थे ये। और सेक्टेरियन एटीट्यूड जो रहता था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का, उसके अगेंस्ट थे सोशलिस्ट ग्रुप जो रहता था विद इन इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ज़्यादातर ये मार्क्सिज्म के ऊपर ज़्यादा ये बेस्ड थे, इन्फ्लुएंस थे उससे।
और जो फाउंडिंग मेंबर्स कहे जा सकते हैं, तो इनमें से जो फाउंडिंग मेंबर्स थे वो थे जेपी नारायण था इसके फाउंडिंग मेंबर, आर एम लोहिया, नरेंद्र देव, तो ये सब इसके थे। तो यहाँ पर आपको देखना है इनमें से कौन सा मेंबर नहीं है, तो इसमें कौन सा मेंबर नहीं है, जयप्रकाश नारायण भी इसका मेंबर था, अंजी रंगा भी थे और नरेंद्र देव भी थे। तो इसका सही आंसर राजेंद्र प्रसाद आएगा, बी ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर अब आपको क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट रिकमेंडेड इन मैकॉलेज 1835 माइन्यूट ऑन माइन्यूट या मिनट ऑन एजुकेशन। इसमें जो लॉर्ड मैकॉले के जो रिफॉर्म्स आए थे 1835 में एजुकेशन से रिलेटेड, इसमें से आपको यही बताना है कि इसमें से कौन सा उन्होंने रिकमेंड नहीं किया था। टीचिंग इन इंग्लिश मीडियम बिल्कुल रिकमेंड किया ही था उसने, लिबरल लिटरली ट्रेनिंग इसने रिकमेंड किया था, टीचिंग ऑफ वेस्टर्न टेक्स्ट अलोन एट हाई लेवल्स ऑफ एजुकेशन, तो बिल्कुल ये वाला जो था कि वेस्टर्न टेक्स्ट अलोन एट हायर लेवल्स ऑफ एजुकेशन। और फिर 35 का जो डी ऑप्शन है इसमें दिया गया है टीचिंग ऑफ बोथ वेस्टर्न एंड ओरिएंटल टेक्स्ट एट हायर लेवल्स ऑफ एजुकेशन। हाई लेवल्स ऑफ एजुकेशन पे वेस्टर्न और ओरिएंटल टेक्स्ट दोनों पढ़ाए जाए, ओरिएंटल यानी कि ट्रेडिशनल जो इंडियन के टेक्स्ट थे। तो यहाँ पर जो सही आंसर है इसका, इसमें जो रेकमेंड नहीं किया था मैकॉले ने वो था डी ऑप्शन, ओरिएंटल तो इसने बिल्कुल ही प्रमोट नहीं किया था। ये ज़्यादातर वेस्टर्न एजुकेशन से प्रभावित था, उसी को प्रमोट करना चाहता था, पूरे एजुकेशन पॉलिसी जो लाई थी इसने 1835 में। तो 36th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स विल बी डायरेक्टली कनेक्टेड विद असम बाय द प्रपोज्ड ब्रिज बिटवीन धुबरी एंड फुलबरी अवर रिवर ब्रह्मपुत्रा। तो अभी ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, पिछले 2021 का ही था ये पेपर, तो ज़्यादा दूर का करंट अफेयर्स भी नहीं है, तो आपको करंट अफेयर्स भी अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको पूछा गया है कि इसमें कौन सी स्टेट जो है इसमें डायरेक्टली कनेक्ट हो रही हैं इसमें असम के साथ, किस ब्रिज के ज़रिए, धुबरी एंड फुलबरी ब्रिज के ज़रिए, उसके ऊपर जो ब्रिज बना है ऑन रिवर ब्रह्मपुत्रा, किसके साथ कनेक्ट करता है असम को, ये कनेक्ट करता है जी 36 का जो आंसर है वो है बी ऑप्शन, मेघालय के साथ असम कनेक्ट होता है इस ब्रिज के जरिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, इसमें कौन से स्टेटमेंट सही है हो सकते हैं। इंडिया इज अ सिग्नेटरी टू द रामसर कन्वेंशन, इंडिया सिग्नेटरी है रामसर कन्वेंशन का। फिर यहाँ पर ऑप्शन दूसरा जो स्टेटमेंट है वो आ रहा है रामसर कन्वेंशन इज अबाउट वेटलैंड कंजर्वेशन। थर्ड जो स्टेटमेंट है वो है एट प्रेजेंट देयर आर 76 रामसर साइट्स इन इंडिया। तो उस टाइम पे जो 2000 अभी जो है अभी भी प्रेजेंटली रामसर साइट्स अराउंड 75 के अराउंड है। तो यहाँ पर थर्ड स्टेटमेंट गलत है, पहली दोनों स्टेटमेंट सही हैं कि इंडिया सिग्नेटरी है रामसर कन्वेंशन का और इट इज़ अबाउट वेटलैंड कंजर्वेशन। तो यहाँ पर पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है, डी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा 37 का। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चलते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर सोशल सिक्योरिटी यानी कि सोशल स्कीम्स इसमें आते हैं बहुत सारी, तो उसके ऊपर भी आपको 2-3 क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो आपको स्कीम्स भी करनी पड़ेंगी, तो उसको आप विजन से कवर कर सकते हैं या फिर कोई भी मैगजीन जहाँ पे स्कीम्स का सेक्शन होता है वहाँ से आप इसको कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पर कौन सी स्कीम आपको पूछी गई है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसमें से कौन सा इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है वो आपको बताना है। Providing subsidies to use fertilizers, high yielding varieties and pesticides to achieve convergence of investment in irrigation at the field level, या फिर to expand cultivable area under assured irrigation, improving non-farm वाटर यूज़ एफिशिएंसी। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है पहला वाला जो हाई यील्डिंग वेराइटीज़ वगैरह था, ये इसने नहीं बताया था, तो ये ऑप्शन इसका सही आंसर है, इसका ऑब्जेक्टिव ये नहीं था। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलते हैं। इन विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज एशियाज फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन सेट अप इन 1965, इनमें से कौन से प्लेसेस पे एशिया का फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन जिसको हम EPZ कहते हैं वो सेटअप हुआ था 1965 में। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 39th का वो है बी ऑप्शन, यानी कि कांडला में ये पहला जो एशिया का एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन था 1965 में सेटअप हुआ था, बी ऑप्शन 39th। ओके, 40th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब 40th क्वेश्चन में क्या पूछा गया, यहाँ पर भी एक स्कीम पूछी गई है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन द नेम ऑफ द स्कीम इंट्रोड्यूस एज अ वेल टारगेटेड सिस्टम ऑफ सर्विस डिलीवरी टू LPG कस्टमर्स, इनमें से कौन सी स्कीम में ये इंट्रोड्यूस किया गया था, क्या इंट्रोड्यूस किया गया था, वेल टारगेटेड सिस्टम। वेल टारगेटेड सिस्टम किसका, सर्विस डिलीवरी का टू LPG कस्टमर्स के लिए सर्विस डिलीवरी वेल टारगेटेड सिस्टम के तहत किस स्कीम से लॉन्च हुआ था, वो हुआ था पहल स्कीम। पहल स्कीम क्या होती है, ये
एक्चुअल में ये जो स्कीम लाई गई थी ये यूपीए गवर्नमेंट द्वारा लाई गई थी 2013 में। ये प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ स्कीम इस तरीके का इसका जो पूरा ये फुल फॉर्म है। एंड ये किस लिए लाई गई थी कि एलपीजी कंज्यूमर्स को डायरेक्ट सब्सिडी जो बेनिफिट्स हैं वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र उनको मिल सके सीधे उनके अकाउंट्स में। बाद में स्कीम से रिलेटेड जो है बाद में सब्सिडी जो छोड़ी गई थी बहुत सारे लोगों द्वारा वो भी आपको देखने को मिला होगा। तो पहल स्कीम जो है ये बी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया है दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया है व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ग्रेट्युटी पेएबल टू द एम्प्लॉइज अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी एक्ट 1972। तो यहाँ पर कितना मैक्सिमम अमाउंट ग्रेट्युटी का पेएबल किया जाता है, किसको पेएबल होता है, एम्प्लॉइज को, पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी एक्ट 1972 के तहत। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है डी ऑप्शन, यानी कि 20 लाख रुपीज़। ओके, ये आप याद रखेंगे, इंडस्ट्रियल रिलेशंस वगैरह यहाँ वहाँ से आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं। व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर्स इन अ वीक दैट एन अडल्ट वर्कर इज़ अलाउड टू वर्क फॉर। तो कितने मैक्सिमम नंबर्स ऑफ आवर्स हैं एक वीक में कि अडल्ट वर्कर को मैक्सिमम नंबर आवर्स कितने उसको यहाँ पर अलाउ किया जाता है वर्क करने के लिए, 35, 40, 45, 48। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर्स जो हैं वो हैं 48 आवर्स। What is the maximum period in which the appropriate government shall review and revise the minimum rates of wages under the Minimum Wages Act 1948? Minimum Wages 1948 के तहत कितना मैक्सिमम पीरियड जिसमें अप्रोप्रिएट जो भी गवर्नमेंट रहती है वो रिव्यू करना चाहिए उसको, या रिवाइज करना चाहिए मिनिमम रेट्स जो होते हैं वेजेस के। तो इस एक्ट के तहत कितने सालों के बाद होता है, 2, 3, 4 या 5 ईयर्स। तो ये होता है 5 ईयर्स के बाद। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अंडर सुकन्या समृद्धि योजना व्हाट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिपॉजिटेड ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। तो यहाँ पर सुकन्या समृद्धि योजना के तहत आपको पूछा गया है तो कितना मैक्सिमम अमाउंट एक साल में एक फाइनेंशियल ईयर में डिपॉजिट होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 44 जो सुकन्या समृद्धि योजना के तहत ये क्या है, इसमें एक्चुअल में इस स्कीम के तहत जो फंडामेंटल जो एजुकेशन वगैरह रहती है फीमेल चाइल्ड की उसको यहाँ पर फंडिंग दी मतलब की जाती है स्कीम के थ्रू। तो इसमें जो मिनिमम डिपॉजिट रहता है कि एक जो मिनिमम डिपॉजिट रहता है उसमें कितना डिपॉजिट कर सकते हो आप, मिनिमम डिपॉजिट 250 रुपीज़ भी कर सकते हो, मैक्सिमम आप 1.5 लाख तक आप कर सकते हो इन अ ईयर। तो यहाँ पर इस स्कीम के तहत आपको क्या मिलता है, जब भी गर्ल चाइल्ड के नेम पे ये ओपन किया जाता है ये अकाउंट टिल शी अटेन्स इस 10 ईयर्स ऑफ एज, एंड देन उसको ये जो भी मैच्योरेशन पीरियड रहता है इस स्कीम का 21 ईयर्स रहता है। उसके बाद उस स्कीम के तहत जो भी गर्ल चाइल्ड होता है उसको मैरिज के लिए या फिर हायर एजुकेशन के लिए जो भी चीज़ें जो है इसको फंडिंग वहाँ से स्कीम के ज़रिए से मिलती है। तो यहाँ पर आपको पूछना है इन अ फाइनेंशियल ईयर कितना यहाँ पर मैक्सिमम अमाउंट रहता है। मैक्सिमम अमाउंट आपको बताया मैंने कि ये कितना रहता है 1.5 लाख रुपीज़। तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर। मिनिमम अमाउंट कितना रहता है 250 रुपीज़। तो आपको स्कीम्स को इस तरीके से पढ़ना है कि जो भी सारे जो रिलेटेड फैक्ट्स हैं किस लिए है, कितना इसका पीरियड है, ये सब चीज़ें किस लिए है, किसके लिए है, वो सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ चलते हैं दोस्तों। व्हाट इज़ द मिनिमम एंड मैक्सिमम एज एट विच द सब्सक्राइबर कैन ज्वाइन द अटल पेंशन योजना। तो अटल पेंशन योजना पेंशन से रिलेटेड है। तो मैक्सिमम और मिनिमम एज कितनी रहती है सब्सक्राइबर की यहाँ पर कि ये पेंशन जो योजना है इसको ज्वाइन कर सकता है। तो आपको पता ही है इसका सही आंसर बी ऑप्शन है। 18 ईयर्स से 40 ईयर्स के बीच में जो भी रहते हैं वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं और 60 ईयर्स के बाद इनको जो बेनिफिट्स मिलते हैं पेंशन के वो मिलते हैं। ओके, तो आपको पता ही होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। अब यहाँ पर आपको अकाउंटेंसी से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे, जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल अकाउंटेंसी आपका 11th-12th की एनसीईआरटी से आपने पढ़ी होगी, वहाँ से आपको ये करना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिनोट्स ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट इनमें से कौन सा डिनोट करता है, ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है वो इनमें से कौन सा डिनोट करता है वो आपको बताना है। तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट होता है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जितनी गुड्स सोल्ड की जाते हैं एक फर्म द्वारा उसको हम माइनस करते हैं टोटल जो कॉस्ट ऑफ गुड्स जो होते हैं उसको जो परचेज करता है गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स जो वो परचेज करता है उसकी कॉस्ट को हम सेल्स में से माइनस करते हैं, वहाँ पर वो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होता है। ओके, तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको पूछा गया व्हाट इज द अंडरलाइंग अकाउंटिंग कंसेप्ट दैट सपोर्ट्स नो एंटिसिपेशन ऑफ प्रॉफिट्स बट प्रोविजन फॉर ऑल
पॉसिबल लॉसेस। तो इनमें से कौन सा अकाउंटिंग कंसेप्ट है जो कि सपोर्ट करता है कि प्रॉफिट्स, वहाँ पे कोई भी एंटिसिपेशन नहीं है, प्रॉफिट्स की एंटिसिपेशन नहीं है, बट प्रोविजन फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेज, इसमें सारे जो लॉसेज हो सकते हैं उसके रिलेटेड इसमें प्रोविजंस होते हैं। तो इसमें कौन सा होता है, ये होता है कंजर्वेटिज्म। ये आप पढ़ेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, आप जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल 11th की एनसीईआरटी अकाउंटेंसी की, वहाँ से आप ये पढ़ लेंगे। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर है 47th का। क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको क्या पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग कंसेप्ट्स इज अप्लाइड बाय एन एंटिटी when events such as new competitor entering in the market and rift between production and marketing departments are not disclosed in the books of entry accounts। तो इनमें से कौन सा अकाउंटिंग कंसेप्ट होता है जो कि अप्लाई किया जाता है एक एंटिटी द्वारा जब इवेंट्स रहते हैं, जैसे कि न्यू कंपटीटर एंटर कर रहा है मार्केट में और रिफ्ट पैदा हो रहा है बिटवीन प्रोडक्शन और मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स के बीच में, एंड आर नॉट डिस्क्लोज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, जो कि डिस्क्लोज नहीं हो रहा है बुक्स ऑफ अकाउंट। उस कंसेप्ट, अकाउंटिंग कंसेप्ट को हम क्या कहते हैं, तो यहाँ पर इसको हम कहते हैं मनी मेजरमेंट। ओके, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। तो ये अलग अलग कंसेप्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंसर्न्स प्रिपेयर्स रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। तो इनमें से कौन सा कंसर्न प्रिपेयर करता है रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट्स को। ट्रेडिंग कंसर्न, नॉन ट्रेडिंग कंसर्न, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स, कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 49 का जो सही आंसर है वो रहेगा नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स क्या करते हैं, वो प्रिपेयर करते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट को। ओके, क्वेश्चन नंबर 50th की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के से रिलेटेड इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो रहता है ना, ये रहता है एक नॉमिनल अकाउंट हमारा ये होता है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर दिया गया है कि इनमें से कौन सा ऑथर है इस बुक का, द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट। द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट किसने लिखी है आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 51 का सही आंसर है दलाई लामा। दलाई लामा ने लिखी है लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट। तो ये भी आपको इस तरीके से बुक्स वगैरह ऑथर्स इनके पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताया गया है, यहाँ पर पूछा गया है आपको कि पराक्रम दिवस कब सेलिब्रेट करती गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कब डिक्लेयर किया गया है पराक्रम दिवस। तो ये होता है कब, 23 जनवरी को, 23 जनवरी। ओके, ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको पूछा गया है क्या, अ कॉपी ऑफ फेमस 16th सेंचुरी आर्ट वर्क सैल्वाटोर मुंडी विच वॉज रिपोर्टेडली स्टोलन। अभी ये स्टोल हुई थी, ये 2021 की बात है। तो सैल्वाटोर मुंडी ये जो क्या था, एक फेमस 16th सेंचुरी का एक आर्ट वर्क था, ये स्टोल हुआ था रिपोर्टेडली, रिसेंटली ये स्टोल हुआ, 2021 की बात है ये। एंड it has been recovered by the police in Italy and the painting is attributed to whom among the following। ये पेंटिंग किसने बनाई है, सैल्वाटोर मुंडी, ये आपको बताना है। तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था उस वक्त का। तो ये आंसर यहाँ पर इसका रहेगा 53rd का, वो रहेगा डी ऑप्शन, लियोनार्डो डिविंसी, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 का आपको बताना है कि इसमें मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग जो है, यहाँ पर इंडिया का प्लेस इस इंडेक्स में क्या रहा था वो आपको बताना है। 54th का सही आंसर है सी ऑप्शन, 4th रैंक यहाँ पर इंडियन मिलिट्री का रहा था इस इंडेक्स में। अगला क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि नाओमी ओसाका वन द वुमेन्स सिंगल टाइटल ऑफ ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021, हु अमंग द फॉलोइंग वाज डिफीटेड बाय हर इन द फाइनल्स। तो नाओमी ओसाका ने वुमेन्स का सिंगल टाइटल जीता था ऑस्ट्रेलियन ओपन का 2021 में। इसमें आपको बताने किसको हराया था, ये आप जो रिसेंट करंट अफेयर्स होंगे वो आप ज़्यादातर करेंगे। तो क्वेश्चन 55th का यहाँ पर आंसर था, उस वक्त इसने हराया था जेनिफर ब्रैडी को। बी ऑप्शन इसका सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको पूछा गया था एवरेज एज। अब यहाँ पर मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चन आ गए हैं, तो यहाँ पर मैं आपको बेसिक बताऊँगा कि किस हिसाब से आपको इसको सॉल्व करना था, तो जस्ट उसके बेसिस पर हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 56 में आपको यहाँ पर क्या पूछा गया है, द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड एंड हिज वाइफ वॉज 23 years when they were married 5 years ago. The average age of husband, the wife and their child is 20 years now. How old is the child now? तो यहाँ पर आपको एवरेज से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, सीधे सीधे आपको इसको सॉल्व करना है आपको इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर आपको
इस तरीके से दिया गया है कि जो एवरेज एज है हस्बैंड और वाइफ की 5 साल पहले कितनी थी, 23 ईयर्स थी। तो 5 साल पहले अगर इनकी 23 ईयर्स थी, एवरेज एज की बात करें तो दो हस्बैंड और वाइफ यानी कि दो लोग हैं, तो 23 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये आ जाएगा 46 ईयर्स। एवरेज एज रहेगी इनकी जो 5 साल पहले थी दो लोगों की, वो रहेगी 46 ईयर्स। ओके, यहाँ से आपको ऐसे सॉल्व करना है। फिर प्रेजेंटली क्या एज रहेगी उनकी हस्बैंड और वाइफ की, वो रहेगी 46। तो 5 साल पहले थी प्लस उसमें कितना हो जाएगा 5 साल बाद, यानी कि दोनों का 5 × 2 यानी कि 10 साल आपको ऐड करना पड़ेगा, यानी कि 56 ईयर प्रेजेंटली है। तो यानी कि 56 ईयर्स आपका प्रेजेंटली दोनों का एवरेज एज है, किसका, हस्बैंड और वाइफ का। ओके, एवरेज एज दोनों का 56 ईयर्स है। पर अभी जो यहाँ पर जो टोटल एज रहेगी, एवरेज एज जो हस्बैंड वाइफ और चाइल्ड की है, तीनों की, अब चाइल्ड भी ऐड हो गया है, तो उसमें अब एवरेज एज तीनों की कितनी है, एवरेज एज है 20। तो 3 लोगों की आएगी एवरेज एज 20 × 3, ये आ गया 60 ईयर्स। ओके, 60 ईयर्स। तो यहाँ पर आपको बताना है कि वो हाउ ओल्ड इज़ द चाइल्ड नाउ। तो अभी प्रेजेंट दो लोगों की एवरेज एज 56 ईयर्स थी और 3 की अगर 60 है, तो 60 माइनस 56 आप करेंगे तो सीधे आपको आंसर आ जाएगा कि चाइल्ड की एज कितनी है, 4 ईयर्स। कितनी है, 4 ईयर्स। ओके, तो यहाँ पर सही आंसर रहेगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी तरीके से आपको पूछा गया है, इफ W1 एंड W2 आर द weights of two solid iron balls of radii 1/2 meter and 1/3 meter respectively, then which one of the following is equal to W1 ratio W2। तो यहाँ पर आपको क्या दिया गया है कि W1 और W2 वेट्स हैं, दो सॉलिड आयरन बॉल्स हैं, स्फेयर्स की तरह सॉलिड आयरन बॉल्स हैं, तो इनका रेडियाई भी दिया गया है 1/2 यानी कि 0.5 मीटर, और ऐसे अगर देखे जाए तो 0.3 मीटर। तो इसको ऐसे ही आपको रखना है। तो ये रेडियाई दिए गए हैं रिस्पेक्टिवली। आपको देखना है कि देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू W1 रेशो W2, तो इनमें कैसे रेशो निकालना है। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से दिया गया है ना, 1/2 इज टू 1/3, आप इस तरीके से करेंगे, 1/2 इज टू 1/3 है, वो है इक्वल टू W1 रेशो W2 के। ओके, तो यहाँ पर क्या है, तो इस तरीके से अगर यहाँ पर आप क्या करेंगे, 1/2 जो है रेशो 1/3 है, तो इसमें 1/2 का क्यूब कर लीजिए, 1/3 का भी क्यूब कर लीजिए, तो यहाँ पर क्या आएगा 1/8, 2⁻³ का 1/8 और इस टू 1/3 का क्यूब करेंगे तो 27 आ जाएगा, और 27 इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा, तो 27/8 आ जाएगा, क्या 27/8 आ जाएगा W1 रेशो W2। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर बन जाएगा। इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। रेशियो प्रोपोर्शन का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, 40% ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास आर फ्रॉम इंडिया एंड 50% आर गर्ल्स। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, 40% स्टूडेंट्स जो हैं क्लास में, एक क्लास है उसमें 40% स्टूडेंट्स इंडिया के हैं, एंड इसमें से टोटल जो क्लास है उसमें 50% गर्ल्स हैं, और 25% ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स आर गर्ल्स। और इंडियन स्टूडेंट्स में यानी कि 40% जो अगर इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनमें से 25% जो हैं वो गर्ल्स हैं, तो व्हाट परसेंटेज ऑफ नॉन इंडियन स्टूडेंट्स वो बॉयज़ रहेगी, वो आपको देखना है। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। देखिए 40% अगर इंडियंस, टोटल इंडियंस हैं जो कि एक क्लास में है, अगर 40% मान लीजिए 40% यानी कि 40 इंडियंस हैं, 40 इंडियंस हैं, 40 आई से रिप्रेजेंट करता हूँ मैं, 40 इंडियंस हैं क्लास में। उसके बाद नॉन इंडियंस कितने रहेंगे, तो नॉन इंडियंस रहेंगे 60। ओके, नॉन इंडियंस NI, ठीक है, नॉन इंडियंस रहेंगे 60। अब यहाँ पर आपको क्या बताया गया है कि 25% ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स वो क्या हैं, इंडियन स्टूडेंट्स में 25 स्टूडेंट्स जो हैं वो गर्ल्स हैं। तो इंडियन स्टूडेंट्स कितने थे, इंडियन स्टूडेंट्स थे 40 में से कितने 25% इसके गर्ल्स हैं, यानी कि 25/100 मल्टीप्लाइड बाय 40, यानी कि 40 टोटल थे ना, तो 40 यहाँ पर इसको क्रॉस करके आ जाएगा 10। ओके, इसका सही यहाँ पर आ जाएगा 10 गर्ल्स, यानी कि 25%, 40 का 25% सिंपल 10 आएगा, यानी कि 10 गर्ल्स थी, जो कि कितनी थी 10 गर्ल्स, आउट ऑफ 100 टोटल स्टूडेंट में से 10 जो गर्ल्स थी वो 10 गर्ल्स थी इसमें से, इंडियंस में से।
अब यहाँ पर आपको पूछा गया कि व्हाट परसेंटेज ऑफ नॉन इंडियन स्टूडेंट्स आर बॉयज़। तो यहाँ पर नॉन इंडियन स्टूडेंट्स कितनी परसेंटेज बॉयज़ रहेगी। तो अगर 10 गर्ल्स यहाँ पर इंडिया की, तो 50% गर्ल्स हैं, तो 50% गर्ल्स हैं, तो उसमें से यहाँ पर जो नॉन इंडियन गर्ल्स रहेंगी, अगर इंडियन गर्ल्स 10 हैं तो नॉन इंडियन गर्ल्स रहेंगी 40। ओके, नॉन इंडियन गर्ल्स रहेंगी कितनी, 40 रहेंगी। तो अगर नॉन इंडियन गर्ल्स 40 रहेंगी तो नॉन इंडियन बॉयज़ कितने रहेंगे, क्योंकि टोटल अगर जो नॉन इंडियन टोटल जो थे वो 60 थे, तो अगर गर्ल्स 40 रहेंगी तो वो नॉन इंडियन बॉयज़ रहेंगे 20। तो आपको परसेंटेज निकालनी है, तो टोटल अगर 60 है तो 20/60 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये क्या निकलेगा 33%। इस तरीके से आपको इजीली आपको इसको सॉल्व कर लेना है। जल्दी जल्दी मैं आपको मेथड बताऊंगा किस हिसाब के क्वेश्चन आपको यहाँ पर सॉल्व करने हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 59 देख लीजिए। द एवरेज वेट ऑफ 100 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज 46 kg। एवरेज वेट जो 100 स्टूडेंट्स का है क्लास में 46 kg है। अब एवरेज वेट ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स आर 50 kg एंड 40 kg रिस्पेक्टिव। बॉयज़ और गर्ल्स का एवरेज वेट अलग से दिया गया 50 kg और 40 kg रिस्पेक्टिवली है। आपको डिफरेंस बताना है नंबर ऑफ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ गर्ल्स का कितना है। ओके, तो यहाँ पर आपको किस तरीके से इसको सॉल्व करना है मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर क्या आपको करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको पता है कि जो यहाँ पर आपको मीन वेट के ज़रिए से आपको जो मीन वेट है उसके ज़रिए से आपको निकलेगा। यहाँ पर जो मीन वेट या मीन जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, 100 स्टूडेंट्स का इन क्लास कितना दिया गया है 46 kg, आपको पता ही है। फिर मीन वेट बॉयज़ का कितना दिया है, बॉयज़ का दिया है आपको 50 kg और गर्ल्स का दिया है 40 kg। ओके, इतना दिया है। अब यहाँ पर जो फार्मूला यूज़ होगा वो होगा मीन का फार्मूला। मीन होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशंस, जो टोटल ऑब्जर्वेशंस उनका सम अपॉन क्या होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एन, उसका होता है मीन, वो होता है मीन। तो यहाँ पर आपको किस तरीके से करना है कि यहाँ पर आपको लेट कर लेना है कि बॉयज़ जो हैं और गर्ल्स हैं, बॉयज़ यहाँ पर x हैं और गर्ल्स हैं 100 - x, क्योंकि 100 में से है तो अगर बॉयज़ x होंगे तो गर्ल्स कितनी होंगी 100 - x। तो मीन कैसे निकलेगा, मीन यहाँ पर कैसे निकलेगा, मीन यहाँ पर क्या होता है सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन अपन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पर मीन कैसे निकालेंगे हम, यहाँ पर कितने बॉयज़ हैं, सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन, टोटल बॉयज़ जो है हमें x दिए हैं, x बॉयज़ हैं, तो वेट कितना है 50, तो 50x प्लस गर्ल्स कितनी है, गर्ल्स हमारे पास 100 - x है, वो हमने लेट किया है, तो उनका वेट कितना है 40, तो 40 × 100 - x। ओके, इस तरीके से आपको कर लेना है। डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पर, डिवाइडेड बाय का टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वो की रहेगा 100। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो मीन यहाँ पर कितना दिया है, मीन यहाँ पर दिया है 46 = 46। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू आपको निकल जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, तो x की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी सॉल्व करके आपको आपके पास 60। तो सॉल्व करके आप करेंगे तो बॉयज़ टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ आपके पास 60 आ जाएंगे। तो गर्ल्स ऑब्वियसली गर्ल्स फिर कितनी रहेंगी, अगर बॉयज़ 60 हैं तो गर्ल्स कितनी रहेंगी 100 में से 40। तो इनका डिफरेंस आपको निकालना था, तो 60 - 40 आप करेंगे तो 20 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स 20, सी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर क्या बताया गया है, यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन में पूछा गया है हॉलो क्लोज्ड क्यूब ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर ईच वेइंग 200 ग्राम इज मेड। यहाँ पर हॉलो एक क्लोज्ड क्यूब है, हॉलो है अंदर से पर क्यूब की फॉर्म में है, यानी कि इस प्रकार की फॉर्म में है। ये एक क्यूब है, इस प्रकार से होता है। ओके, इस प्रकार से ये क्यूब है, आपको पता ही होगा। तो ये अंदर से हॉलो है और इसमें क्या है, ये जो क्यूब है इसकी साइड जो है 10 सेंटीमीटर है एंड ये अराउंड 200 ग्राम का वे करता है, यानी कि वेट इसका 200 ग्राम है। द क्यूब इज़ प्लेस्ड इन वाटर विद अ हॉरिजॉन्टल फेस। हॉरिजॉन्टल फेस यानी कहीं किसी भी फेस से आप इसको नीचे प्लेस कर सकते हैं। इसको प्लेस किया गया है वाटर में। और अब आपको बताना है कि हाउ मेनी सेंटीमीटर ऑफ इट्स हाइट सिंक्स इन अ वाटर इफ़ द डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो आपको यहाँ पर बताना है कि कितने सेंटीमीटर जो इसकी हाइट है वो वाटर में सिंक कर जाएगी अगर इसकी डेंसिटी जो है वाटर की 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो इस प्रकार से आप सॉल्व करेंगे। आप इसको देखते हैं किस प्रकार से आपको ये सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आपको पता है कि हॉलो क्यूब की साइड 10 सेंटीमीटर है, वेट 200 ग्राम है, डेंसिटी वाटर की 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दी गई थी। अब यहाँ पर जो वेट, यहाँ पर आपको क्या लगाना है फॉर्मूला, वेट जो होता है किसका,
क्यूब का, वेट ऑफ क्यूब होता है किसके बराबर, वो होता है कितना वाटर क्यूब ने डिस्प्लेस किया। वेट ऑफ क्यूब इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस, वेट ऑफ वाटर यानी कि वाटर डिस्प्लेस्ड कितना हुआ, ठीक है, इसके बराबर होता है। यहाँ पर आपको वेट ऑफ क्यूब तो दिया गया है 200 ग्राम, पर आपको वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड निकालना है। तो वाटर डिस्प्लेस कितना हो उसके लिए आपको क्या करेंगे, सबसे पहले आपको दिया गया है कि लेट कीजिए यहाँ पर कि डी सेंटीमीटर का क्यूब जो है, डी सेंटीमीटर क्यूब जो है सिंक कर गया है उस वाटर में, डी सेंटीमीटर क्यूब सिंक किया है। अब यहाँ पर अगर डी सेंटीमीटर क्यूब सिंक किया है तो सरफेस एरिया आप कैसे निकालेंगे, साइड का स्क्वायर होता है सरफेस एरिया किसी भी क्यूब का। तो अगर अगर एक साइड 10 सेंटीमीटर थी आपको दिया गया था क्वेश्चन में, तो 10 इंटू 10 आपके पास सरफेस एरिया निकल जाएगा, यानी कि 100 आपका सरफेस एरिया निकल जाएगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास यहाँ पर एरिया निकल जाएगा। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ जनरल आइडिया बताऊंगा क्योंकि यहाँ पर स्पेस मेरे पास कम है, तो यहाँ पर सिर्फ जनरल आइडिया बताऊंगा। तो अगर सरफेस एरिया निकल गया, सरफेस एरिया के बाद आपको वॉल्यूम निकालना होता है। तो यहाँ पर अगर आपने जितना क्यूब का सिंक जो किया वो अगर डी सेंटीमीटर है तो 100 सेंटीमीटर इसका सरफेस एरिया, तो 100 इंटू डी क्या आ जाएगा, इसका वॉल्यूम आ जाएगा, वाटर जो डिस्प्लेस हुआ है वॉल्यूम इसका आ जाएगा कितना, 100 इंटू डी। पर आपको क्या निकालना था, आपको निकालना था क्या, वेट। तो वॉल्यूम आपको निकल गया यहाँ पर कितना, 100 इंटू डी सेंटीमीटर क्यूब, पर आपको निकालना था वेट। तो वेट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्मूला होता है, डेंसिटी होती है किसके बराबर, वेट अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ से आप वेट निकालेंगे तो वेट क्या आएगा आपके पास, वेट आएगा यहाँ पर वेट इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितनी थी, वॉल्यूम आपके पास निकल गई थी 100 इंटू डी, और डेंसिटी कितनी थी, डेंसिटी आपको यहाँ पर क्या करनी है, वो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी यहाँ पर कैसे निकलेगी, डेंसिटी यहाँ पर हमने 100 इंटू डी, एक सेकेंड, सॉरी, यहाँ पर आपको डेंसिटी यहाँ पर दी गई थी कितनी, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ओके। अगर डेंसिटी इतनी दी गई थी तो यहाँ पर जो ये फॉर्मूला रहता है वेट इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ये है। तो डेंसिटी अगर 1 ग्राम पर मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब थी 1 इंटू, तो वॉल्यूम हमने निकाल ली थी, वॉल्यूम थी 100 इंटू डी सेंटीमीटर क्यूब, ओके। तो यहाँ से आप डी निकाल लेंगे, वेट आपके पास यहाँ पर निकल जाएगा, वेट यहाँ पर कैसे आपको दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करना है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो 100 डी है, जो पिछला जो इक्वेशन था ना, वेट ऑफ क्यूब और वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस, वेट ऑफ क्यूब और वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस, दोनों इक्वेशन को इक्वेट करना है। तो वेट ऑफ क्यूब जो है वो कितना था, वो था 200 इक्वल टू क्या, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस का यहाँ पर क्या आया था 100 डी। तो 100 डी, तो डी क्या रखा था हमने, साइड जो कि सिंक करेगी, तो यहीं से आप निकाल लेंगे, डी इज इक्वल टू 200 अपॉन 100, 200 अपॉन 100, तो ये आ जाएगा 2 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। थोड़ा सा डिफिकल्ट सा क्वेश्चन था ये, सी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन ह्यूमंस, इनमें से कौन सा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं होता है, ओवरीज, ओविडक्ट, सर्विक्स और स्टेमन। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ह्यूमंस में ये सारे ऊपर वाले तीनों होते हैं, पर स्टेमन जो है प्लांट्स में, फ्लावर्स में होता है। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कॉल्ड एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम, इनमें से कौन सा एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम नहीं कहा जा सकता, रिशिया, फिनेरिया, मर्केंशिया, तीनों यहाँ पर इनको एम्फीबियन कहा जाता है। एम्फीबिया ऑफ प्लांट किंगडम पर स्पाइरो वगैरह जो होता है वो नहीं आता इसमें। तो यहाँ पर ए ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा। 62nd का क्या आंसर आएगा, ए ऑप्शन, ओके। अब 63rd की तरफ चलते हैं। 63rd में यहाँ पर क्या पूछा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंसिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन का इनमें से कौन सा कॉन्सिक्वेंस नहीं है। तो डिफॉरेस्टेशन का कॉन्सिक्वेंस कौन सा नहीं होता है, वो होता है इंक्रीज्ड ग्राउंड वाटर टेबल। डिफॉरेस्टेशन ग्राउंड वाटर टेबल का इसका कोई लेना देना नहीं है। डिक्रीज बायोडाइवर्सिटी तो होती है, इंक्रीज सॉइल इरोजन भी होगा और रेनफॉल भी कम डिक्रीज होती है, इस डिक्रीज रेनफॉल भी होगा। तो इंक्रीज ग्राउंड वाटर टेबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन नहीं है, ओके। तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रोमोसोम हैज़ अ मिसमैच्ड पेयर इन अ नॉर्मल ह्यूमन मेल।
तो नॉर्मल ह्यूमन मेल जो होता है, आपको पता है कि जो मेल और फीमेल डिप्लॉयड जो रहते हैं 46 क्रोमोसोम्स रहते हैं, इसमें 23 पेयर्स रहते हैं, 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स एंड 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स रहते हैं, एक्स और वाई। तो यहाँ पर 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स में बिल्कुल एग्जैक्टली होते हैं, सेम होते हैं, पर मिसमैच्ड पेयर कौन सा रहता है, वो रहता है एक्स और वाई क्रोमोसोम। यानी कि यहाँ पर सही ऑप्शन जो है ह्यूमन मेल में यहाँ पर क्या आएगा, 64 का वो आएगा सी ऑप्शन, एक्स के साथ वाई रहेगा या फिर एक्स के साथ एक्स भी रहेगा। ठीक है, मेल में पूछा है तो यहाँ पर एक्स क्रोमोसोम रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ चलते हैं। वर्ड वैक्सीन हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड हैविंग मीनिंग। तो वैक्सीन किस वर्ड से डिराइव किया गया है, तो ये लैटिन वर्ड वैक्सीन जो है ये डिराइव किया गया है, इसका मीनिंग जो है वैक्सीन का वैक्सी वर्ड से है, ये लैटिन वर्ड, इसका मीनिंग जो है काउ मीनिंग इसका था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 का सी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिगार्ड टू द इमेज फॉर्मेशन बाय 2 आईज ऑफ अ पर्सन। इनमें से कौन सा सही आपको लग रहा है, किसके रिकॉर्ड में इमेज फॉर्मेशन जो होती है, जो 2 आईज को मिला के जो इमेज फॉर्मेशन है उससे रिलेटेड स्टेटमेंट इनमें से कौन सा सही है। बोथ आईज सी एग्जैक्टली द सेम इमेज, या फिर 1 eye sees half portion of the object, both the eyes combine the 2 images seen by them, या फिर each eye sees a slightly different image। तो इसका सही आंसर है डी ऑप्शन, यानी कि each eye see a slightly different image हमको दिखती है, वो सब फिर मिलके यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन कराती है। ओके, 67 का अब आएगा यहाँ पर क्वेश्चन, इसमें आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। वेवलेंथ ऑफ माइक्रोवेव्स रेंजेस बिटवीन, वेवलेंथ जो है माइक्रोवेव की किस के बीच में रेंज करती है, तो ये चारों ऑप्शंस देख लीजिए किन के बीच में रेंज करती है, आपको पता होगा। 67 का सही आंसर है इंफ्रारेड और रेडियो वेव्स, इनके बीच में माइक्रोवेव्स की वेवलेंथ रहती है, ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 68, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम का क्या साइज रहता है, तो यहाँ पर आंसर रहेगा 68 का वो है 10⁻10 मीटर, 10⁻10 मीटर, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 69, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फोर्स इज करेक्ट। इनमें से फोर्स से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो फोर्स से रिलेटेड जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पर कौन सा करेक्ट है, चारों ऑप्शंस देख लीजिए। इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि आपको चारों के चारों ऑप्शंस में आपको पढ़ा सकूँ, बता सकूँ, तो खुद ही आप वीडियो को पॉज कीजिए, बताइए। तो इसका सही आंसर है 69 का डी ऑप्शन। अ नेगेटिव फोर्स इम्प्लाइज अट्रैक्टिव नेचर। नेगेटिव फोर्स क्या करती है, इम्प्लाई करती है कि अट्रैक्टिव नेचर होता है इसका। तो फोर्स से रिगार्डिंग जो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना था, 69 का डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 70 का आप देख लीजिए, यहाँ पर आपको बताना है व्हेन अ डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल इज केप्ट इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना में बी रियलाइज। इनमें से आपको बताना है कि डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल में जब रखा जाता है व्हेन अ डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल रखा जाता है एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इनमें से कौन सा फिनोमेना वो रियलाइज़ करता है, क्या होता है उसमें डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल में। तो आपको पता है इसमें क्या होगा, उसमें उस वक्त जो है पोलराइजेशन होता है, यानी कि बी ऑप्शन, यानी कि चार्जेस सेपरेट हो जाते हैं। ओके, बी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर है 70th का। 71st का सही, अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन पहले देख लीजिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस व्हेन एडेड टू वाटर विल नॉट चेंज द पीएच। इनमें से कौन सा सब्सटेंस जो है जब वाटर में ऐड होगा तो उसका पीएच चेंज नहीं होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट या फिर सोडियम क्लोराइड। तो सिंपल सा आंसर है इसका, सिंपल जो NaCl होता है उसको ऐड करने से कोई भी चेंज नहीं रहता है पीएच में। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है 71st का डी ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 72, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑन एडिंग टू वाटर विल नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट। इनमें से वाटर में से इनमें से कौन सा ऐड किया जाए जिसकी वजह से बाद में बीम ऑफ लाइट स्कैटर नहीं होगी। तो सही आंसर चारों में से आपको चुनना है, जल्दी से आप चुन लीजिए। सही आंसर है कॉपर सल्फेट, ए ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 73, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी रिड्यूस्ड बाय मेटालिक जिंक। मेटालिक जिंक में से कौन सा रिड्यूस नहीं होगा, मेटालिक जिंक किसको रिड्यूस नहीं करेगा, कॉपर आयन को, Cu2 पॉजिटिव, हाइड्रोजन आयन, या फिर सिल्वर आयन, या फिर एल्युमिनियम आयन। तो इनमें से किसको रिड्यूस नहीं करेगा, तो 73rd का है एल्युमिनियम आयन, क्योंकि Zn2 पॉजिटिव होता है, ये Al3 पॉजिटिव है, तो ये रिड्यूस नहीं कर पाएगा मेटालिक जिंक यहाँ पर एल्युमिनियम को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड प्रोटॉन। प्रोटॉन किसने डिस्कवर किया था, तो प्रोटॉन डिस्कवरी जो की थी रदरफोर्ड ने की थी। 74th का सी आंसर सही आंसर है। फिर 75th की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको एक बैलेंस्ड इक्वेशन दी, कंसिडर कीजिए फॉलोइंग बैलेंस्ड इक्वेशन को। फिर आपको क्या करना है, इस बैलेंस्ड इक्वेशन के तहत आपको बताना है
तो यहाँ पर बैलेंस इक्वेशन इस प्रकार से, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की फॉर्म है एंड 2 हाइड्रोजन यहाँ पर गैस है, देन इट फॉर्म्स मिथाइल अल्कोहल लिक्विड फॉर्म में। तो हाउ मेनी मोल्स ऑफ मिथाइल अल्कोहल कैन बी ऑब्टेन्ड बाय रिएक्टिंग 2 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो 2 मोल्स अगर कार्बन मोनोऑक्साइड के डालें और 2 मोल्स हाइड्रोजन के डालें तो कितने मोल्स ऑफ मिथाइल अल्कोहल होंगे? तो एक मोल से तो एक ही मिथाइल अल्कोहल बन रहा है, तो 2 मोल्स हम ऐड करेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड और 2 हाइड्रोजन के, तो उस वक्त जो है क्या प्रोड्यूस हो, कितना प्रोड्यूस होगा? तो 75th का सही आंसर यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर डी ऑप्शन 4 मोल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको क्या पूछा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ जोनल रेलवेज एंड देयर हेडक्वार्टर इज नॉट करेक्टली मैच। इनमें से कौन सा जो जोनल रेलवे है और उनका हेडक्वार्टर करेक्टली मैच नहीं है? सेंट्रल नागपुर, ईस्टर्न कोलकाता, वेस्टर्न मुंबई, नॉर्दर्न न्यू दिल्ली। तो यहाँ पर जो 76 है इसका सही आंसर है ए ऑप्शन, ये करेक्टली मैच नहीं है। सेंट्रल का हमेशा जो है मुंबई रहता है और वेस्टर्न का भी मुंबई ही रहता है वैसे, ईस्टर्न कोलकाता और नॉर्दर्न का हेडक्वार्टर रहता है रेलवेज का न्यू दिल्ली। ओके, ट्राई सर्विस कंटिजेंट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन इंडियाज रिपब्लिक डे परेड इन 2021। तो ट्राई सर्विस कंटिजेंट किस कंट्री का इसमें पार्टिसिपेट किया था इंडिया के रिपब्लिक डे परेड में 2021 में? तो ये किया था बांग्लादेश के ट्राई सर्विस कंटिजेंट ने। डी ऑप्शन इसका सही आंसर था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फिगर इन द लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस इन द 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एक 8th शेड्यूल जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें से इनमें से कौन सी लैंग्वेज फिगर नहीं करती है? डोगरी, भोटी, मैथिली या संथाली। तो इसका सही आंसर है 78 का बी आंसर इसका सही है, भोटी। इसमें 8th शेड्यूल में नहीं आती इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लैंग्वेजेस में। देन 79th है, एज अ रूटीन एक्सरसाइज ऑपरेशंस गर्म हवा एंड सरद हवा आर कंडक्टेड बाय। रूटीन एक्सरसाइज के तौर पे ऑपरेशंस जो है गर्म हवा और सरद हवा, ये कौन कंडक्ट करता है? तो ये कंडक्ट कौन करता है? 79 का सही आंसर है ए ऑप्शन, BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फाउंडर ऑफ स्वतंत्र पार्टी। स्वतंत्र पार्टी का फाउंडर कौन था? देखिए 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, तो सही आंसर इसका आपको चुनना है। जल्दी से चुन लीजिए वीडियो को पॉज करके। सही आंसर इसका क्या है? सही आंसर है ए ऑप्शन यानी कि सी राजगोपालाचारी। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। 80th का 81st की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर क्या दिया गया है? हाउ मेनी टाइम्स डज द डिजिट 3 अपीयर। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स डज द डिजिट 3 अपीयर्स बिटवीन 1 and 100 सच दैट द नंबर वेयर 3 अपीयर्स इज नॉट डिविजिबल बाई 3। अब यहाँ पर 1 और 100 के बीच में आपको बताना है कि डिजिट 3 जो है कितने टाइम्स अपीयर होगा, पर वो नंबर जो है वो नंबर डिविजिबल नहीं होना चाहिए 3 के साथ। ओके, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो 3 के साथ भी डिविजिबल नहीं होगा और कितने टाइम्स अपीयर होगा। तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन आपको कैसे सॉल्व करना है, इसका सही आपको देखें अगर आंसर, तो सिंपली आप देखेंगे तो 1 और 100 के बीच में 19 डिजिट्स आते हैं जिनमें 3 है, जो कि हैं 3, 13, 23, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 43 आता है, फिर 53 भी आता है, 63, 73, 83 और 93। ये सारे डिजिट्स हैं जिनमें 1 और 100 के बीच में 3 आता है। पर इसमें से आपको बताना है कि कौन सा डिविजिबल नहीं है, कितने डिजिट्स इसमें डिविजिबल नहीं है 3 से। तो इनमें से आपको देखोगे तो 13, 23, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 43, 53, 73 और 83, ये सारे 12 डिजिट्स बनते हैं जो कि डिविजिबल नहीं होते हैं 3 के साथ। तो यहाँ पर 12 इसका सही आंसर रहेगा। आपको इसी तरीके से इसको सॉल्व करना है, आप खुद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 का यहाँ पर आपको मैं जल्दी से बता देता हूँ किस प्रकार से आपको इसको करना है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन इस प्रकार से दिया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रिमाइंडर व्हेन 74 रेज़ पावर 100 इज डिवाइडेड बाय 9। तो 74 रेज़ पावर 100 अगर 9 से डिवाइड होता है तो इसका रिमाइंडर क्या रहेगा? 2, 5, 3 या 7। तो इस प्रकार से आप इसको कर लीजिए। एक सेकेंड, इसको करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अब रिमाइंडर थ्योरम जो रहती है वो आपको अप्लाई करनी है, यानी कि 74 रेज़्ड पावर 100 डिवाइडेड बाय 9, इस प्रकार से आपको अप्लाई करना है। तो 74 यहाँ पर क्या है, 74 डिवाइडेड बाय 9 है। ओके, इस प्रकार से है। द रिमाइंडर 74 अगर देखेंगे तो इसमें रिमाइंडर जो रहेगा 74 का अगर हम रिमाइंडर देखें तो 9 8 होता है 72, तो इसका रिमाइंडर क्या रहता है 2। ओके, इसका रिमाइंडर जब 2 रहेगा तो हम क्या करेंगे, सीधे जो 74 होता है रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से 2 रेज़्ड पावर 100 आ जाएगा और यहाँ पर डिवाइडेड बाय 9 आ जाता है। तो इस रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से आप करेंगे। इसको आप किस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 रेज़्ड पावर 100 को आप कैसे लिख सकते हैं, 2 रेज़्ड पावर 3
और इसको 33 बाहर से आ जाएगा, 33 रेस्ट पावर 3 मतलब 33 इंटू 3 आ गया 99, और प्लस मल्टीप्लाई आप कर लेंगे इसको 2 के साथ, तो ये आ जाएगा 2 रेस्ट पावर 100 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 9। ओके, डिवाइडेड बाय 9, तो यहाँ पर 2 रेस्ट पावर 3 आ जाएगा 8 रेस्ट पावर आ जाएगा 33। ओके, 8 रेस्ट पावर आ गया 33, मल्टीप्लाई इसको आपको करना है 2 के साथ। ओके, डिवाइडेड बाय 9 आ जाएगा। ओके, तो डिवाइडेड बाय 9 आ जाएगा। तो डिवाइड अगर हम करेंगे 8 को 9 के साथ, क्योंकि 8 रेस्ट पावर 33 है और डिवाइडेड बाय 9 है, और ये मल्टीप्लाइड है यहाँ पे 2 के साथ। ओके, अगर इसको हम डिवाइड करें 8 को 9 के साथ डिवाइड करेंगे तो -1 आता है रिमाइंडर, तो यहाँ पे क्या आएगा इस प्रकार से फिर आ जाएगा -1 रेस्ट पावर 33 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पर इस प्रकार से मल्टीप्लाइड बाय 2 था डिवाइडेड बाय 9, तो -1 रेस्ट पावर 33 जो है सिंपली अगर आप करेंगे तो -2 आएगा, तो ये 1 ही आएगा, -1 का ये -1 ही रहेगा क्योंकि 33 पावर है, तो -1 मल्टीप्लाइड बाय 2 आ जाएगा -2 डिवाइडेड बाय 9, इस प्रकार से आ जाएगा -2 डिवाइडेड बाय 9। तो रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं रहता है, तो रिमाइंडर क्या रहेगा -2 + 9 रहेगा, -2 + 9 यानी कि 9 - 2 आ जाएगा कितना 7। ठीक है, तो इसका सही आंसर रहेगा 7। तो इस प्रकार से आपको इसको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 82 का डी आंसर इसका सही आंसर है। फिर इसके बाद आपको यहाँ दिया गया है अर्थमेटिक मीन निकालना है √3 - √2 का और इसका रेसिप्रोकल का, √3 - √2 और 1/√3 - √2 का अगर आप इसका आपको अर्थमेटिक आप निकालेंगे डिवाइडेड बाय 2 करके, तो ये आपको आपके पास आप इसको सॉल्व करेंगे तो सीधे आपके पास ए ऑप्शन का सही आंसर बन जाएगा। तो इसको आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। इसी प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 84 को देख लीजिए। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर सपोज दिया गया है कि x और y 2 पॉजिटिव नंबर्स हैं, दोनों क्या है पॉजिटिव नंबर्स हैं, एंड सच दैट x को अगर हम रिड्यूस करें 2 और y को रिड्यूस करें y को इंक्रीज करें 2 से, तो रेशियो x और y का 2:1 होता है, और अगर x को इंक्रीज करें 2 से और y को रिड्यूस करें 2 से, तो रेशियो इनका 3:1 हो जाएगा। पर इसमें अब आपको बताना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू x - y, तो x - y के बराबर क्या रहेगा, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। पहले भी आपको रेशियो प्रोपोर्शन का मैंने आपको बताया कि इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर जो 84 है इसका सही आंसर जो रहेगा 84 का सही आंसर रहेगा ए ऑप्शन, B20 इसका सही आंसर रहेगा। ये आप खुद सॉल्व करके देख लीजिएगा, ये आपका टास्क है। क्वेश्चन नंबर, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। तो 85 में सिंपल सा एक क्वेश्चन आपको दिया गया कि लेट कीजिए कि n जो है एक n है, n एक नंबर ही है, एक लेट n बी अ कंपोजिट नेचुरल नंबर। n क्या है, एक कंपोजिट नेचुरल नंबर है। कंपोजिट नेचुरल नंबर क्या होता है, कंपोजिट नेचुरल नंबर वो होता है जो कि मतलब कंपोजिट का मतलब होता है जो कि प्राइम नंबर नहीं होता, नॉट अ प्राइम नंबर, कंपोजिट इज नॉट अ प्राइम नंबर। अब आपको बताना है कि n अगर ग्रेटर देन 1 है, n 1 से ज़्यादा है, बड़ा है, और वो कंपोजिट नेचुरल नंबर है यानी कि प्राइम नंबर नहीं है पर नेचुरल नंबर है, एंड हुज स्क्वायर रूट इज़ नॉट एन इंटीजर, और उसका स्क्वायर रूट जो है वो भी इंटीजर नहीं है। तो इसमें से आपको कंसिडर करना है इन स्टेटमेंट्स को, उसके बाद आपको आंसर देना है। तो n हैज़ अ फैक्टर विच इज़ ग्रेटर देन 1। अब आपको देख लीजिए कोई भी कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नेचुरल नंबर चुन लीजिए। 2 नहीं आएगा क्योंकि 2 इज़ अ प्राइम नंबर, 3 भी नहीं आएगा, 4 क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट इंटीजर बनता है 2, वो भी नहीं आएगा, 5 भी नहीं आएगा, और 6 यहाँ पे आएगा। तो 6 इज़ अ कंपोजिट नेचुरल नंबर जिसका स्क्वायर रूट जो है वो इंटीजर नहीं है। तो अगर 6 है तो √6 कितना रहता है, √6 जो हम करते हैं तो वो कितना आता है 2.45 आता है, इसके बराबर आता है, 2.45 आता है √6। अब यहाँ पर पहला जो स्टेटमेंट दिया गया है ये है कि n यानी कि 6 जो n हमने रख लिया 6, तो n हैज़ अ फैक्टर विच इज़ ग्रेटर देन 1। n का फैक्टर जो है 1 से ज़्यादा है बट लेस देन द स्क्वायर रूट ऑफ n। n का फैक्टर यहाँ पर अगर हम मान लें कि 2 फैक्टर है इसका, 2 × 3, तो n का फैक्टर अगर 2 है, तो यहाँ ये बता रहा है कि n का फैक्टर जो है 1 से बड़ा है, बिल्कुल 2 1 से बड़ा है, बट लेस देन द स्क्वायर रूट ऑफ n। स्क्वायर रूट कितना है n का 2.44 है, तो इसका लेस देन द स्क्वायर रूट ऑफ n। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट सही है बिल्कुल। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, n हैज़ अ फैक्टर विच इज़ ग्रेटर देन द स्क्वायर रूट ऑफ n बट लेस देन n। ठीक है, ये बता रहा है कि n का एक और फैक्टर है जो कि ग्रेटर है, n क्या है 6, n का एक और फैक्टर बनेगा क्या 3,
तो 3 क्या है, इसका स्क्वायर रूट 2.45 है, तो यहाँ पर 3 क्या है, 3 इसका फैक्टर है, तो यहाँ पर ये ग्रेटर है। ग्रेटर है किससे, इसके स्क्वायर रूट से, यानी 2.45 से, तो ग्रेटर है ही है। और यहाँ पर आपको बताया गया है कि एन बट लेस देन एन से छोटा है, यानी कि 6 से छोटा है। बिल्कुल सही है, तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। ओके, इस प्रकार से आपको इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पर बोथ 1 एंड 2 इसका सही आंसर बन जाएगा, सी ऑप्शन। ओके, अब इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर क्या दिया गया है, इसमें आपको एक बाइनरी नंबर दिया गया है, मतलब बाइनरी, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, बाइनरी डिजिट है 101110। आपको इसको डेसिमल वैल्यू में इसको कन्वर्ट करना है। तो आपको पता होगा कि इसको आपको कैसे आप करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो भी बाइनरी वैल्यू होती है, जैसे 101110 होती है, इसकी प्लेस वैल्यू हम देखते हैं। तो अगर ये बाइनरी वैल्यू है तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या रहती है, इसके नीचे 0, इसके नीचे 1, इसके नीचे 2, इसके नीचे 3, इसके 4 और इसकी 5 प्लेस वैल्यू है। ओके, 0 1 2 3 4 5 इस तरीके से इसकी इनकी प्लेस वैल्यू है। ओके, इनकी प्लेस वैल्यू इस तरीके से आ गई। अब यहाँ पर क्या है, हम क्या करते हैं, इसमें बाइनरी जो को अगर डिजिट में कन्वर्ट करना होता है तो इसमें मल्टीप्लाई करते हैं डिजिट्स जो होते हैं बाइनरी वैल्यू के, जैसे 0 1 1 1 0 1, यह इनके जो वैल्यू होती हैं उसको हम इसकी प्लेस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद इसको सारी वैल्यूज़ को ऐड करते हैं। तो अगर प्लेस वैल्यू 1 की क्या थी, 1 की थी 5, या यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 0 से, तो 2 रेज़्ड पावर 0 मल्टीप्लाइड बाय 0, फिर 2 रेज़्ड पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, वैसे ही 2 रेज़्ड पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, और फिर उसके बाद आएगा प्लस 2 रेज़्ड पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 1, प्लस 2 रेज़्ड पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 0, फिर प्लस 2 रेज़्ड पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 1। इस प्रकार से आप करेंगे तो ये आपको सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ पर आपके पास सही आंसर आ जाएगा 46। ठीक है, ये सिंपल सा फॉर्मूला आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेसिक ऑपरेशंस फॉर कन्वर्टिंग रॉ इनपुट डाटा इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन इज नॉट परफॉर्म्ड बाय ऑल कंप्यूटर्स। तो इनमें से कौन सा बेसिक ऑपरेशन कन्वर्ट करने के लिए रॉ इनपुट डाटा को यूजफुल इंफॉर्मेशन में नहीं परफॉर्म करता बाय ऑल कंप्यूटर्स, सभी कंप्यूटर्स को नहीं परफॉर्म करते हैं। 87 का यहाँ पर क्या आंसर रहेगा आपको बताना है। 87 का सही आंसर है स्विचिंग। ओके, सी आंसर इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 88 यहाँ पर आपके पास आ चुका है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज इज एक्सट्रीमली फास्ट एंड एक्ट्स इज हाई स्पीड बफर बिटवीन द सीपीयू एंड द मेन मेमोरी। सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में इनमें से कौन सी मेमोरीज जो है एक्सट्रीमली फास्ट होती है और एज अ हाई स्पीड बफर के तौर पे एक्ट करती है बिटवीन सीपीयू और मेन मेमोरी। तो इसमें से कौन सी मेमोरी होती है 88 की, जो आंसर है वो रहेगा 88 का, वो रहेगा डी, यानी कि कैशे मेमोरी। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउजर। इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है। तो 89 बहुत ही सिंपल सा आंसर है, फिडोरा ये वेब ब्राउजर नहीं है। फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, आपको पता है ये सब वेब ब्राउजर्स हैं। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 90th। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट 1 GB ऑफ इन्फॉर्मेशन। 1 GB कितने के बराबर होता है, कितने ये MBs के बराबर होता है, 1024 MBs के बराबर होता है 1 GB। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। वेयर डिड गांधी जी पुट इन हिज फर्स्ट मेजर पब्लिक अपीयरेंस आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन 1915 में साउथ अफ्रीका से आने के बाद गांधी जी ने सबसे पहले फर्स्ट अपीयरेंस मेजर पब्लिक अपीयरेंस कहाँ पे दिया था। बॉम्बे यूनिवर्सिटी, खेड़ा, चंपारण या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो 91 का सही आंसर है यहाँ पर डी ऑप्शन, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में इनका पहला अपीयरेंस था, पहली स्पीच यहाँ से हुई थी। देन क्वेश्चन नंबर 92। विच अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ गांधी एज महात्मा। गांधी एज महात्मा के तौर पे इनमें से इसका कौन ऑथर है। ठीक है, ऑथर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 92 का सही आंसर है बी ऑप्शन, 92 का है बी ऑप्शन, शाहिद अमीन। ओके, क्वेश्चन नंबर 93। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। जब इंडिया आज़ाद हुआ था तो यहाँ पर आपको बताना है कि प्रेसिडेंट कौन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का उस टाइम पे। तो इंडिया 1947 में आज़ाद हुआ था, उस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन था, JB कृपलानी। 93 का डी ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अब हमारे पास 94th क्वेश्चन आ चुका है। अब यहाँ पर आपके पास 94th क्वेश्चन इस प्रकार से। ड्यूरिंग 1931 अंडर हुज लीडरशिप डिड अ स्ट्रॉन्ग किसान सभा मूवमेंट डेवलप इन द गया डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। 1931 में किसकी लीडरशिप के अंडर स्ट्रॉन्ग एक किसान सभा मूवमेंट जो था डेवलप हुआ था पूरा गया डिस्ट्रिक्ट, बिहार की गया डिस्ट्रिक्ट में डेवलप हुआ था। किसकी लीडरशिप में हुआ था ये
किसान सभा मूवमेंट, ये आपको बताना है। तो ये किसान सभा मूवमेंट 1931 में जो हुआ था, 94th का जो ये सही आंसर है वो सहजानंद के अंडर, इसके अंडर लीडरशिप में हुआ था। तो इस प्रकार से आपको सभी जो मूवमेंट्स हैं वो सब चीज़ें, आपको कौन ये इसका लीडर था, कौन इसके मेंबर्स थे, सब आपको पता होना चाहिए मॉडर्न हिस्ट्री में, तभी आपको क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व होंगे। 95th, हु प्रोड्यूस द पिरपुर रिपोर्ट? पिरपुर रिपोर्ट 1938 की किसने बाहर लाई थी? तो इसका सही आंसर है मुस्लिम लीग ने पिरपुर रिपोर्ट दी थी। क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स पर्टेनिंग टू द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इज नॉट करेक्ट? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से रिलेटेड इनमें से कौन सा फैक्ट सही नहीं है? ओके, तो आपको क्वेश्चन नंबर 96 के चारों आप देख लेंगे, फिर आपको बताने कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। एनजीटी वॉज सेटअप इन ईयर 2010, बिल्कुल एनजीटी 2010 में ये सेटअप हुआ था। इट्स पर्पज इज टू एंश्योर इफेक्टिव एंड एक्सपीडिशियस डिस्पोजल ऑफ केसेज रिलेटेड टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन फॉर फॉरेस्ट एंड अदर नेचुरल रिसोर्स। बिल्कुल ये भी है कि इसमें जो केसेज रहते हैं इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन से रिलेटेड और फॉरेस्ट कंजर्वेशन और नेचुरल रिसोर्स के रिलेटेड, वो सब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ये देखता है, उनके डिस्पोजल करता है उन केसेस को। फिर इट इज़ बाउंड बाय द प्रोसीजर लेड डाउन बाय कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, यानी कि सीपीसी। तो ये वाला नहीं, ये सी ऑप्शन यहाँ पर नहीं है, यही यहाँ पर आपका करेक्ट नहीं है, सी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर बनेगा। इट इज़ गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, बिल्कुल डी ऑप्शन यहाँ पर ही सही है। सिर्फ यहाँ पर सी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 96 का गलत है, यहाँ पर यही आपका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मैंडेट ऑफ द कमेटी ऑन एस्टिमेट्स? अच्छा, एस्टिमेट कमेटी का आपको यहाँ पर मैंडेट पूछा गया है कि इसमें कौन सा मैंडेट है। इट रिपोर्ट्स ऑन व्हाट इकोनॉमीज improvements in organization efficiency or administrative reform consistent with the policy underlying the estimates may be affected। ठीक है, पहला यहाँ पर ये है कि इसमें जो ये क्या करती है, रिपोर्ट देती है किसके रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड, इम्प्रूवमेंट्स इन ऑर्गेनाइजेशन या एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कंसिस्टेंट जो होते हैं पॉलिसी अंडरलाइंग, ये सब एस्टिमेट्स के। तो ये गलत है, ये इसका मैंडेट नहीं है। सॉरी, ये इसका मैंडेट है। क्वेश्चन नंबर 97 का यही इसका है। इसमें नॉट नहीं पूछा था, इसमें ये पूछा था, सिंपल पूछा गया है कि इसमें मैंडेट कमेटी एस्टिमेट का कौन सा है। तो पहला ही आंसर यहाँ पर सही है, तो बाकी आप खुद ही देख लीजिएगा क्या क्या ऑप्शन हैं। तो 97 का ए ऑप्शन इसका सही आंसर है कि ये सारी इकोनॉमीज, इंप्रूवमेंट, ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी सब कुछ देखता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया? अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2020 और 21 का इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी इंडियाज रियल जीडीपी ग्रोथ इन द ईयर 2021-2022। 2021 और 2022 के हिसाब से यहाँ पर बताया गया इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से आपको बताना है कि इनमें से इंडिया की रियल जीडीपी ग्रोथ कितनी मतलब रखी गई थी प्रोजेक्ट, मतलब रियल जीडीपी ग्रोथ कितनी होगी वो आपको पूछा गया था। तो 98th में यहाँ पर सही आंसर था इसका 98 का बी ऑप्शन, 11% इसका रियल जीडीपी ग्रोथ इंडिया का। Then 99, which one of the following is the acronym for the word नीति in नीति आयोग? acronym क्या है इसका भाई, इसकी फुल फॉर्म क्या है नीति की, नीति आयोग में से? तो भाई 99th का जो सही आंसर है नेशनल इंटीग्रेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया, या फिर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजिकल इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रस्ट इंडिया। तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति। ओके, बी ऑप्शन इसका सही आंसर है 99 का। क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द नमामि गंगे प्रोग्राम? इनमें से कौन सा करेक्ट डिस्क्रिप्शन नहीं है नमामि गंगे प्रोग्राम का? पहला है इनिशिएटिव है ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का, नमामि गंगे बिल्कुल जल शक्ति का इनिशिएटिव है। देन इट इज़ प्राइमरली कवर्स विलेजेस इन द स्टेट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, बिहार एंड उड़ीसा। उत्तर प्रदेश, बिहार एंड उड़ीसा नहीं। ये कौन कौन से? ये वेस्ट बंगाल, जहाँ जहाँ गंगा फ्लो करती है वहाँ के ये स्टेट्स को ये कवर करता है, विलेजेस को प्राइमरीली कवर करता है। तो 100th का जो बी ऑप्शन है यहाँ पर, जिसमें ये उड़ीसा वगैरह भी दिया गया है, तो ये यहाँ पर गलत है, तो यही इसका आंसर भी बनेगा। फिर देन सी है यहाँ पर, इट एम्स टू मेक विलेजेस ऑन बैंक्स ऑफ रिवर गंगा ओपन डेफिकेशन। हाँ, वही है कि ओपन डेफिकेशन फ्री बनाना है विलेजेस को, एंड एम्स टू ट्रांसफर सम विलेजेस ऑन बैंक्स ऑफ द रिवर गंगा एज अ गंगा ग्राम्स के तौर पे इनको ट्रांसफॉर्म करना है। ओके, ये तो है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन इसका यहाँ पर नहीं है सही, तो इसका सही आंसर बी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर अब आपको दिया गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 21 एंड 55। 21 और 55 के बीच जो भी प्राइम नंबर्स आते हैं उसका एवरेज आपको बताना है। तो 25 और 55 के बीच में जो भी प्राइम नंबर्स आते हैं, 21 और 55 के बीच, 21 और 55 के बीच में कौन कौन से प्राइम नंबर्स आते हैं? 21 के बाद 22 तो नहीं आता, 23 आता है,
देन 29 आता है, 31 आता है, 37 आता है, 41, 43, 47, 53, ये सब प्राइम नंबर्स आते हैं। आप खुद देख लीजिएगा, यही प्राइम नंबर्स आते हैं इसके बीच में, 21 और 55 के बीच में। इनको आप अगर आपको ये निकालना है एवरेज, तो इन सभी को आपको सम करना पड़ेगा। तो टोटल ये 8 है, तो डिवाइडेड बाय 8, तो यहाँ पर आपको आ जाएगा 304 डिवाइडेड बाय 8, तो यहाँ पर आपके पास 38.00, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही आंसर बन जाएगा। तो आप खुद कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 102 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको क्या पूछा गया है, यहाँ पर आपको पूछा गया द रेशियो ऑफ स्पीड्स ऑफ ए एंड बी इज 5:6 एंड बी अलाउज ए स्टार्ट ऑफ 70 मीटर इन 1.2 किलोमीटर रेस, हु विल विन द रेस एंड बाय व्हाट डिस्टेंस। यहाँ पर आपको होता है कि रेशियो स्पीड्स का ए और बी है, दोनों की स्पीड का रेशियो 5:6 है, और पर बी जो है अलो कर रहा है ए को 70 मीटर स्टार्ट दे रहा है, कि 70 मीटर है ऑलरेडी, उनका स्टार्ट दे रहा है 1.2 किलोमीटर की रेस में, यानी कि 1200 मीटर की रेस में। हु विल विन द रेस एंड बाय व्हाट डिस्टेंस। अब इसको आपको बताना है कि कौन जीतेगा रेस और कितने डिस्टेंस से। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से करना है। इसमें क्या रहेगा, सबसे पहले आपको इसमें फार्मूला आपको बताना कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, यानी कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, कोई भी आप याद रखिए। तो इसमें सपोज कीजिएगा सबसे पहले एक्स और वाई जो है इनकी हम सपोज करेंगे स्पीड कितनी है, यानी 5:6 की रेशियो में। तो हम सपोज करेंगे एक्स और वाई की ये 50, अगर एक्स की 50 मीटर पर सेकेंड है और वाई की कितनी है 60 मीटर पर सेकेंड है। ओके, इस प्रकार से आप सपोज करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है कि अब यहाँ पे क्या है, आपको पता है कि एक्स जो है, एक्स या मतलब ए है या एक्स है, कोई भी है। तो इसमें अगर ए है, ए को ऑलरेडी कितना स्टार्ट मिला है 70 मीटर्स का स्टार्ट मिला है। तो ए को अगर 70 मीटर का स्टार्ट मिला है, 1.2 किलोमीटर की रेस है, 1200 में से 70 उसको कवर ही नहीं करना। तो उसको कितना कवर करना है 1200 माइनस 70, यानी कि उसको कितना कवर करना है, उसको कवर करना है 1130 मीटर ही सिर्फ कवर करना है, 1130 मीटर ही कवर करना है ना, उसको 1130 मीटर कवर करना है। और वाई को 1200 यानी बी को, सॉरी वाई और बी कोई भी रख लीजिए, बी को 1200 मीटर कवर करना है। ठीक है, 1200 मीटर कवर करना है। तो अब आपको टाइम आपको निकालना है, एक्स कितने टाइम में एक्स कवर करेगा। अगर 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से एक्स, यानी कि ए, ये कुछ भी रख लीजिए, ए को हमने एक्स रख लिया, ये कुछ 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर ये चल रहा है और डिस्टेंस इसको 1130 कवर करना है, तो 1130 डिवाइडेड बाई 50 कितना आएगा, 1130 डिवाइडेड बाई 50 आ जाएगा 22.6 सेकेंड। 22.6 सेकेंड इसको लगेंगे, किसको, ए को 22.6 सेकंड लगेगा। तो बी जो बी है उसमें क्या है, उसको 1200 मीटर कवर करना है पूरा, क्योंकि ए को तो स्टार्ट मिला था 70 मीटर का, इसको कोई स्टार्ट नहीं मिला है। तो डिस्टेंस यहाँ पे स्पीड इसको डिस्टेंस अपॉन टाइम वही लगाना है। तो यहाँ पर वही टाइम करना है, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है 1200 मीटर, स्पीड कितनी है 60 मीटर, 1200 अपॉन 60, ये आ जाएगा कितना आ जाएगा 20 सेकेंड्स। पहले का आया था 22.6 सेकेंड, यानी कि ए को ज़्यादा टाइम लग रहा है, बी को 20 सेकेंड ही लग रहा है। तो ए को कितना टाइम ज़्यादा लग रहा है, 2.6 सेकेंड ज़्यादा लग रहा है, 2.6 सेकेंड ए को ज़्यादा टाइम लग रहा है। ठीक है, यानी कि बी विन कर लेगा, बी विन करेगा, मगर कितने मीटर से वो भी आपको बताना है। अगर ए जो है 2.6 सेकेंड ज़्यादा लगा रहा है, तो डिस्टेंस जो बाई विच वाई विन करे, बी जो है, सॉरी बी जो विन करेगा रेस को, वो कितने से करेगा। तो यहाँ पर भी सिंपल वही रखना है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड अगर यहाँ पर स्पीड यहाँ पर 50 थी ए की, और यहाँ पर एक्स्ट्रा टाइम इसको लग रहा है 2.6, तो कितना डिस्टेंस रहेगा 50 इंटू 2.6, ये आ जाएगा 130 मीटर। तो 130 मीटर से ये जीत जाएगा। कौन जीत जाएगा, यहाँ पर बी जीत जाएगा, यानी कि इसका सही आंसर रहेगा 102 का, वो रहेगा सी, बी विंस बाय 130 मीटर। ओके, इस प्रकार से आप सॉल्व करेंगे। फिर इसी प्रकार से अब आपको यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अगर एम 60 ईयर्स ओल्ड है, यहाँ पर क्या बताया गया है, अगर एम जो है, एम है 60 ईयर्स ओल्ड, अगर एम 60 ईयर्स ओल्ड और आर इज़ 5 ईयर्स जूनियर टू एम, आर क्या है 5 साल छोटा है किससे, एम से 5 साल छोटा है, यानी कि 55, 65 माइनस 60 माइनस 5, 55 आ गया। और 4 ईयर्स सीनियर है किससे, वी से, वी से 4 साल बड़ा है आर। तो यानी कि अगर 55 है तो वी कितना आएगा 51 आएगा। तो यंगेस्ट ब्रदर ऑफ वी का यंगेस्ट ब्रदर है वो है बी, और ही इज़ 6 ईयर जूनियर टू वी, और वी का यंगेस्ट ब्रदर बी है, बी यंगेस्ट ब्रदर है किसका, वी का, और वो कितना साल छोटा है वी से, वो है 6 साल छोटा है, 51 माइनस 6, ये आ जाएगा 45। ठीक है, 45 आ जाएगा क्या, बी।
45 ईयर्स का। व्हाट इज़ द एज डिफरेंस बिटवीन एम और बी? एम और बी का आपको डिफरेंस निकालना है सीधे। 60 है एम माइनस 45, एम माइनस बी यानी कि 60 माइनस 45 कितना आ जाएगा? 15 ईयर्स। 15 ईयर्स का डिफरेंस है। सिंपल, इसका बी आंसर सही आंसर बन जाएगा। ओके, बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 104 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आपको क्या दिया गया? इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज रिकॉर्डेड इन द फॉलोइंग मैनर। यहाँ पे एक इंग्लिश अल्फ़ाबेट को रिकॉर्ड किया गया इस तरीके से। फर्स्ट 6 लेटर इसके अपोजिट में लिखे गए हैं। फर्स्ट इस तरीके से आपको लिखना है, फर्स्ट 6 लेटर जो है अपोजिट ऑर्डर में है, यानी कि ABCDEF। ये कैसे उल्टा है, यानी कि FEDCBA इस तरीके से लिखा होगा। फिर उसके नेक्स्ट लेटर 6 लेटर है वो अपोजिट ऑर्डर में है, ठीक है। फर्स्ट 6 लेटर आर रिटन इन अपोजिट ऑर्डर, द नेक्स्ट 6 लेटर आर रिटन इन अपोजिट ऑर्डर एंड देन फिर नेक्स्ट 6 लेटर फिर से अपोजिट ऑर्डर। तो इस तरीके से दिए गए 6 इंटू 24, यानी कि 24 लेटर्स जो अपोजिट ऑर्डर में लिखे गए हैं, वो उस तरीके से आपको बनाना है। पर Y और Z जो है एंड पे, Y इज इंटरचेंज विद Z और Y क्या है? Z से इंटरचेंज हो गया है। तो यहाँ पर आपको विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फोर्थ लेटर आपको बताना है कि फोर्थ लेटर कौन सा है राइट ऑफ 13th लेटर। 13th लेटर के फोर्थ में कौन सा लेटर आएगा? तो यहाँ पर आपको इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। सिंपल सा इसका रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसका सही आंसर जो बनेगा 104 का वो बनेगा ए ऑप्शन, यानी कि एन इसका सही आंसर रहेगा। फोर्थ लेटर जो रहेगा 13 लेटर के वो रहेगा एन। देन इसी हिसाब से आपको 105 क्वेश्चन दिया गया है। इसमें क्या, इफ़ ए वेरीज एस बी देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। इसमें अगर ए वेरी करता है एस बी और इनमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट रहेगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन यहाँ 1 2 बोथ 1 and 2 और डी रहेगा। इसमें सी ऑप्शन सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है, पर कैसे सही है आपको पता होना चाहिए। तो इस प्रकार से आप सॉल्व कर लीजिएगा इसको, किस प्रकार से आपको करना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सिंपली जो इफ़ ए वेरीज एस बी देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। इसमें क्या है, nth रूट ऑफ ए स्क्वायर बी वेरीज एस 2 nth रूट ऑफ ए 4 बी रेज पावर 2। तो यहाँ पर सीधे यहाँ पर ए अगर हम इसमें कंसेप्ट क्या लगेगा, इफ़ ए वेरीज एस बी तो ए क्या होगा, ए इज इक्वल टू होगा के बी के बराबर। के हम रख देंगे के बी के बराबर। तो यहाँ पर पहला जो स्टेटमेंट दूसरे को पहले हम रिगार्ड करते हैं कि ए अपॉन बी स्क्वायर है। तो ए अपॉन बी स्क्वायर है, तो अगर वेर इज इन्वर्सली एस बी, तो अगर ए अगर के बी के बराबर है तो क्या आ जाएगा, ए अपॉन बी स्क्वायर जो है, ए अपॉन बी स्क्वायर जो है, अगर हम वैल्यू पुट करते हैं किसकी, ए की वैल्यू, यानी कि क्या है के बी है ना वैल्यू, तो ए की वैल्यू है के बी अपॉन बी स्क्वायर और बी कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा के डिवाइडेड बाई बी। तो यानी कि यहाँ पर सिंपली हम कह सकते हैं कि ए अपॉन बी स्क्वायर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बी के, ए अपॉन बी स्क्वायर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बी के, बिल्कुल। फिर उसी हिसाब से आप फर्स्ट का भी देख लेंगे, एन जो है nth रूट जो है ए स्क्वायर बी का, यानी कि एन रूट ऑफ ए स्क्वायर बी, ये किसके वेरी करता है, ये वेरी करता है 2nth रूट ऑफ किसका, A4 और बी स्क्वायर का, इस प्रकार से है। तो यहाँ पर भी ए की वैल्यू में आप के बी जो वैल्यू है ए की वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये भी आपका सही आ जाएगा। तो इसका सही, दोनों स्टेटमेंट आपको सही आ जाएंगे, तो इसका सही आंसर सी ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ट्रायल बैलेंस इज करेक्ट। यहाँ पर आप अकाउंटेंसी के फिर से क्वेश्चन है, यहाँ पर ट्रायल बैलेंस के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपको करेक्ट लग रहा है वो आपको बताना है। चारों स्टेटमेंट्स आप पढ़ लेंगे। तो इसमें से सही आंसर जो सबसे सही है ट्रायल बैलेंस के बारे में, ये है एक स्टेटमेंट, इट इज़ अ स्टेटमेंट कंटेनिंग द वेरियस लेजर बैलेंसेस ऑफ एन एंटिटी ऑन अ पर्टिकुलर डेट। तो ट्रायल बैलेंस में क्या होता है, डी ऑप्शन इसका सही है। जो भी लेजर में हम बैलेंस करते हैं, जो जर्नल से हम लेजर में डालते हैं ट्रांजेक्शन्स को, लेजर से जो बैलेंसेस होते हैं वो हम स्टेटमेंट्स में, यानी ट्रायल बैलेंस की डेबिट और क्रेडिट साइड में हम बैलेंस करते हैं, ठीक है, ऑफ एन एंटिटी ऑन अ पर्टिकुलर डेट, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 107 का यहाँ पर अब आपको बता रहा है। 107 इस प्रकार से है, वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी इज डेबिटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स। तो वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी को इंस्टॉल करने के लिए जो वेजेस हम पे करते हैं वो किस अकाउंट में डेबिट होंगे। तो वेजेस पेड, वेजेस अगर पे हुई हैं फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी के इंस्टॉलेशन के लिए, तो इसको हम डेबिट कौन सा होगा, तो इसमें डेबिट होगा
बी मतलब मशीनरी अकाउंट डेबिट हो गया, यानी कि मशीनरी जो है हम खरीद रहे हैं तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट होगा, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट होगा और वेजेस अकाउंट क्रेडिट होगा। तो मशीनरी अकाउंट यहाँ पर डेबिट होगा, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही आंसर है। 108 यहाँ पर आपको आ चुका है। व्हेन आर करंट लाइबिलिटीज पेएबल, करंट लाइबिलिटीज पेएबल कब होती है? करंट लाइबिलिटीज पेएबल होती है, कितना टाइम रहता है इनका? इतना इनका रहता है विदिन 1 ईयर, विदिन 1 ईयर इनको पे करना होता है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। देन है 109, इज द टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस द सेम? क्या टोटल जो रहता है डेबिट और क्रेडिट साइड का ट्रायल बैलेंस का वो सेम रहता है या नहीं? तो आप देख लीजिए, बिल्कुल सेम रहता है। यस, ऑलवेज, हमेशा सेम रहना चाहिए, नहीं तो कोई ना कोई एरर रहा होता है लेजर में या फिर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स में, कुछ ना कुछ एरर रहता है कैश बुक में या फिर कोई भी जो जर्नल प्रॉपर है उसमें। ठीक है, ए ऑप्शन बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 110 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट बुक इन विच द ट्रांजेक्शंस ऑफ बिजनेस यूनिट आर रिकॉर्डेड? तो इनमें से कौन सी पहली बुक होती है जिसमें बिजनेस ट्रांजेक्शन, जो ट्रांजेक्शन होती है बिजनेस यूनिट की, वो रिकॉर्ड होती है? तो पहला कौन सी बुक होती है जिसमें बिजनेस ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है? वो होती है हमारे पास जर्नल। कौन कौन सी होती है? जर्नल। जर्नल में हम रिकॉर्ड करते हैं, वो कैश बुक भी हो सकती है, परचेज बुक भी होती है, सेल्स बुक भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है। तो वो जर्नल होती है, इसमें हम पहली ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस वगैरह इसमें डालते हैं। ठीक है, इसका कैश बुक भी आ सकता है आंसर, पर इसका जनरली हम जर्नल ही बोलते हैं कि डी में हम डालते हैं। ठीक है, 110 का डी। ओके, 111 की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर क्या पूछा गया है? विच अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट रिप्रेजेंट द मिलिटेंट नेशनलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट इन इंडिया? मिलिटेंट नेशनलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट को कौन सा रिप्रेजेंट नहीं करता है? अश्विनी कुमार दत्त, विष्णु शास्त्री चिपलंकर, कृष्ण कुमार मित्रा या लाला लाजपत राय? तो 111 का सही आंसर है कृष्ण कुमार दत्ता। ये मिलिटेंट नेशनलिस्ट स्कूल को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। ठीक है, 111 का सही आंसर है सी ऑप्शन, कृष्ण कुमार मित्रा, सी ऑप्शन। फिर 112 की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सिचुएशन इन द रेयोतवरी एरियाज इज करेक्ट? रेयोतवरी एरियाज की सिचुएशन से रिलेटेड अगर देखा जाए तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो पहला स्टेटमेंट है, अ लार्ज अमाउंट ऑफ लैंड पास्ड इनटू द हैंड्स ऑफ मनी लैंडर्स, मर्चेंट्स एंड रिच पीजेंट्स हु यूजुअली यूटिलाइज द सर्विसेज ऑफ द टेनेंट्स। तो पहला जो है यहाँ पर करेक्ट नहीं है। देन सेकंड है, लैंडलेस लेबरर्स बिकम द लैंड ओनर्स। बिल्कुल ये वाला स्टेटमेंट सही है, 112 का बी ऑप्शन इसका सही आंसर। बाकी लास्ट के दोनों भी गलत स्टेटमेंट्स हैं। 113 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया? इन द ईयर 1911 हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्म द स्कूल सोशल सर्विस लीग इन बॉम्बे? सोशल सर्विस लीग बॉम्बे की इनमें से किसने फॉर्म की है? तो किसने फॉर्म की थी? ये चारों ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं सामने स्क्रीन के ऊपर। आप वीडियो को पॉज कीजिए और दीजिए सही आंसर। सही आंसर है इसका 113 का सी ऑप्शन। NM जोशी ने 1911 में सोशल सर्विस लीग फाउंड की थी बॉम्बे में। ओके, क्वेश्चन नंबर 114 की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर क्या पूछा गया है? हिस्ट्री के आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, तो आपको मॉडर्न हिस्ट्री को बहुत ज़्यादा अच्छे से करना पड़ेगा। वो अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट पार्ट ऑफ ग्रुप ऑफ नो चेंजर्स इन द कांग्रेस पार्टी? इनमें से कौन सा पार्ट नहीं था नो चेंजर्स का कांग्रेस पार्टी में? नो चेंजर्स का पार्ट नहीं था कांग्रेस पार्टी में। कौन ऐसा लीडर था वो आपको बताना है। चारों ऑप्शंस आपके स्क्रीन के ऊपर हैं। सही आंसर इसका है नो चेंजर्स में जो पार्ट नहीं था वो था मोतीलाल नेहरू। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है, बाकी सारे पार्ट थे। 115 में हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन? कैबिनेट मिशन का मेंबर इनमें से कौन सा नहीं था? पैथिक, लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर, लॉर्ड वेवल। तो कैबिनेट मिशन जो आया था उसमें से इनमें से चारों में से कौन सा मेंबर नहीं था? वो था डी ऑप्शन, लॉर्ड वेवल, क्योंकि इसने वेवल प्लान बाद में लाया था। ओके, 116 में अब यहाँ पर पूछा गया है हु अमंग फॉलोइंग इज द फर्स्ट प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ टेस्ट क्रिकेट टू टेक 200 विकेट्स अगेंस्ट लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन? लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन के अगेंस्ट पहला प्लेयर कौन सा है जिसने सिर्फ लेफ्ट हैंडर्स को की ही सिर्फ 200 विकेट्स ली हैं? तो इसमें से आपको पता ही होगा इंडिया का रविचंद्र अश्विन जो ऑफ स्पिनर है। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर है, ज़्यादातर लेफ्टी आउट किए हैं। एंड हु अमंग द फॉलोइंग स्पीकर्स ऑफ लोकसभा फॉर्मली डिसोसिएटेड फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर हिज इलेक्शन एज द स्पीकर? इनमें से कौन सा जो स्पीकर है लोकसभा का फॉर्मली एसोसिएट हुआ है फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन के बाद एज अ स्पीकर? ठीक है, ये कौन सा है? 117 का वो है नीलम संजीवा रेड्डी, NS रेड्डी। ओके, फिर आता है 118th क्वेश्चन।
हमारे पास ये क्या क्वेश्चन पूछा गया था आपको APFO के पेपर में, AO और EO का। यूनेस्को हैज़ बीन ऑब्जर्विंग February 21 एज द इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे सिंस 2000। ओके, द आइडिया टू सेलिब्रेट द इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे वॉज इनिशिएटिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से किसका इनिशिएटिव था, किस देश ने ये इनिशिएटिव सबसे पहले दिया था। 118 का सही आंसर है बी ऑप्शन, बांग्लादेश ने इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे का कंसेप्ट जो है यूनेस्को को दिया था कि ये आप मनाइए। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 119। डॉक्टर नोजी अकोंजो इवेला वॉज रिसेंटली सिलेक्टेड एज द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ WTO। ही शी हेल्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, कहाँ से है, तो नाम से ही आप पता लगा लीजिए। तो ये वैसे लगती तो जापान की है, पर यहाँ पर आंसर सी ऑप्शन है, नाइजीरिया। ओके, ये करंट अफेयर्स का ही क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन आपके पेपर का था, द कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट कनेक्ट करेगा इंडिया को किस कंट्री के साथ। तो कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट आपको पता होगा कि ये यहाँ पर डिफरेंट जो पोर्ट्स होते हैं उसमें बिल्ट होंगे, तो किसके साथ कनेक्ट करेगा, ये म्यांमार के साथ हम कनेक्ट होंगे इसके ज़रिए। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व कर लिए हैं इस पेपर में मैंने। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने अंत तक ये वीडियो ज़रूर देखा होगा। तो एंड में आपको ये बताना चाहूँगा मैं फिर से एक बार कि UPSC EPFO A और EO से रिलेटेड या APFC से रिलेटेड जो भी सिलेबस है उसके सारे मॉक टेस्ट अब आपको इस चैनल पर मिलेंगे। उससे रिलेटेड जो भी PDFs हैं वो भी आपको मिलेंगी। तो आप सब लोग बने रहिए इस चैनल के साथ। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, पर उससे पहले आपको कमेंट करना पड़ेगा कि 120 में से आपके कितने क्वेश्चन सही रहे, क्या स्कोर आपका रहेगा, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।